चलो भाई, बात ना करो, इम्पोर्टेंट बात सुनो। कल की क्लास में हम भारत शासन अधिनियम 1919 समझ लिया। आज की क्लास के अंतर्गत हम समझने वाले भाई ये 1935 का अधिनियम समझना। 1935 से लेकर 1947 तक और 1950 तक की यात्रा आज हमें पूरी करनी। क्या क्या हुआ इस दौरान, जो जो घटना हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटी, और ये पूरी यात्रा समझनी अच्छे तरीके से। समझ में आया बात? या बड़े प्यार के साथ समझनी कि कैसे हम 1935 का अधिनियम, 1935 के बाद फिर 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, और तब जाकर हम आज़ाद हुए। फिर 1950 को भारत का संविधान का ठेका बनाने को कैसे दिया गया और क्यों दिया, छोटी छोटी बातें कंप्लीट करके ऐसा करके आज हम इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। फिर देखेंगे वहाँ जाकर छोड़ देंगे जहाँ संविधान सभा का निर्माण हुआ था। वो बंदे जिन्होंने बैठकर संविधान बनाया था, संविधान पर जहाँ डिबेट हुई थी, वे 400 के आसपास बंदे थे जिन्होंने मिलकर अपने देश, पूरे देश के कोने कोने से आए थे वे। उन्होंने बैठकर वहाँ संविधान सभा के अंदर और अंबेडकर के सामने अपनी समस्याओं को बताया था, और अंबेडकर ने उस सारी समस्याओं को उसके अंदर पिरोया था। ये बात पूरी समझनी, पूरी यात्रा समझनी है वो, ठीक है। वहाँ तो वहाँ तक की यात्रा। इससे पहले क्या हो रहा था ये भी समझना जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम पारित कर करके भेजा जाता था देश के अंदर। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित करके भेजा गया था। 1919 में ऐसे लग रहा था, पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1918 के बाद भारत के लोगों की दिलासा दिया गया था हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, लेकिन आज़ादी तो दी नहीं। लेकिन बाद में एक खतरनाक मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी जिसे कहते हैं, भारत शासन अधिनियम जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, जिसका नाम ये हमें परोस दिया गया, और इसके अंदर बहुत सारी बातें रखी गई। उन्होंने देखा केंद्र के अंदर, प्रांतों के अंदर बहुत सारे प्रांत बनाए गए थे। जब जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे ना, उनके अंदर उन्होंने क्या कर दिया था, द्वैध शासन लागू कर दिया था। कुछ जो विषय थे वे गवर्नर के पास रहेंगे जिन पर कानून बनाएगा, और कुछ ऐसे थे जो मंत्रियों के पास भी रहेंगे, उन पर कानून बना सकते हैं। उनका नाम आरक्षित विषय रखा गया था, हस्तांतरित विषय रखा गया था। पिछली क्लास में अच्छे तरीके से डिबेट हुई इन सब चीज़ों पर। और ये पहली बार था जो अधिनियम था कि इसमें ना प्रस्तावना दी गई, प्रिम्बल दी गई। प्रस्तावना क्या हो, जैसे भारत का संविधान खोल लेंगे, तुम पहला पन्ना खोल लोगे, उसमें पूरा का पूरा उस पूरी किताब का निचोड़ लिखा रहा है, उसे प्रस्तावना बोल लो, प्रिम्बल बोल लो। ये 1919 का अधिनियम पहला अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना का उल्लेख करा गया था। याद रखना बात ये पहला अधिनियम था 1919 का जिसमें प्रस्तावना का उल्लेख करा गया था। और हाँ, सिखों को पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, इसी अधिनियम के तहत दिया गया था। सारे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। सिख हो गए, ईसाई हो गए, और अंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हो गए, यानी एंग्लो इंडियन हो गए, जिनके माँ या बाप में तो कोई यूरोप का रहा होगा, दादा परदादा मतलब, लेकिन धोखे आकर भारत में बस गए। अंग्रेज, लेकिन उनके माँ अभी भारत में रह रहे, लेकिन उनके माँ बाप में तो कोई बाहर का रहा होगा, उस अंग्ल भारतीय समुदाय बोल रहा, उनका भी ध्यान रखना जरूरी था। तो उनके लिए भी हमने पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान कर दिया था, हमने किन, अंग्रेजों ने, ठीक। लेकिन दलितों को भी पृथक निर्वाचन पद्धति नहीं दी गई। हाँ, ये पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया आंशिक रूप से, किसी किसी कोने में वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन अगर पूर्ण रूप से पूछो तुम कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला, वो भारत शासन अधिनियम 1935 में मिला। अगर तुम्हें भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ना है ना, उस तो पहले इस दौरान बीच बीच में क्या हुआ, 1919 के बाद क्या हुआ, 1919 के बाद से लेकर 1935 तक की यात्रा के बीच में दौरान क्या हुआ, तभी तुम्हें भारत शासन। एक तो तरीका हो सके मैं सीधा भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा के चला जाऊँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करके चला जाऊँ, मतलब ये मूर्खता होगी मेरे हिसाब से, तो मूर्खता ही होगी। उससे पहले जो जानना जरूरी, उसके पीछे परिस्थितियाँ क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। इस तरह का अधिनियम आने के लिए कुछ ना कुछ, जो इतना बड़ा कानून नहीं आ रहा, 321 तो अनुच्छेद थे, सोच लो 14 भाग थे उसके अंदर। भारत का संविधान है ना जो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, और उसके अंदर 10 अनुसूचियाँ थी, और आज में 12 अनुसूचियाँ, यानी एक प्रकार से ऐसे कह सको 60% हिस्सा हूबहू उठाकर भारत के संविधान में कॉपी मार दिया गया। समझ नहीं बात। और क्यों बाहर के लोग अंबेडकर पर आरोप लगाते हैं, बाहर के भी यहाँ के भी लोग आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर ने पूरा का पूरा संविधान कॉपी कर दिया 1935 का। इस बात का भी आप आज जवाब देंगे। समझ नहीं बात है। अंबेडकर पर आरोप लगाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सारा का सारा संविधान ठाकुर कॉपी मार दिया, वहाँ से कॉपी नहीं मारा। इसी चीज़ को समझना हम, इस पर पेपर में सवाल भी पूछा हुआ, समझ में आया कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इसी चीज़ को समझना हम। तो 1935 के अधिनियम तक समझने के लिए पहले हम थोड़ी सी पीछे की यात्रा पर जाएंगे। 1919 में पता क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी बहुत निराश हो गए थे इस सब चीज़ों से। 1919 में रोलअप एक्ट आया था, ऐसा एक्ट आया था 1919 में, सुन लो पूरी, कि जो सबको लग रहा था आज़ादी मिलेगी, रोलअप एक्ट आया ना, तो उसका नाम काला कानून रखा गया। देश में कोने कोने में उसके खिलाफ, उस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए, उसको काला कानून की संज्ञा दी गई। वो ऐसा कानून था, उसमें ना किसी व्यक्ति पर अगर शक भी होगा ना, शक होगा, उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब क्या बात है भाई, अंग्रेजी सरकार से भी गिरफ्तार कर लेगी कि अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा।
उस कानून का जगह जगह विरोध हुआ। जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हो रहे थे उसके खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे। एक कारण था उसमें, तो वो भी याद रहेगी बात है। महात्मा गांधी के आंदोलन में गति आई 1921 में, 20 में तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया कि हम जो है ना किसी का भी सहयोग नहीं करने वाले, किसी का भी सहयोग, कि अंग्रेज असहयोग, जिसका सहयोग ना कर सकते, जिसके साथ सहयोग ना कर सकते उसे बोले असहयोग। अंग्रेजों का हम सहयोग नहीं करने वाले, अंग्रेजों का खिलाफ जो असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने, याद रही ये बात है। उसके बाद 1925 बीतता है, 25 के बाद 1919 का जो अधिनियम था ना, उसमें एक बात और लिखी गई थी, पता क्या लिखा गया था कि जो हमने कानून बनाया है ना इसकी समीक्षा करी जाएगी। अच्छा, समीक्षा करने का मतलब इसके अंदर क्या सही होगा क्या गलत होगा, ठीक, क्या सही है क्या गलत है, क्या इसके अनुसार काम हो रहा नहीं हो रहा देश में। जो हमने 1919 में अधिनियम बनाया, बहुत बड़ा अधिनियम था, हमने तो 10-20 बातें पढ़ कर छोड़ दें कि अधिनियम बहुत बड़ा था, पूरा का पूरा कानून था वो। इसके अनुसार देश में काम हो रहा नहीं हो रहा, भारत के अंदर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे देखने के लिए 7 बंदों का एक कमीशन बनाया गया, आयोग बनाया गया और उसे भारत में भेजा गया। और लेकिन दिक्कत क्या थी, वो जो भारत में आया 1927 के आसपास आना तो चाहिए था, उन्होंने कहा था 10 साल बाद आगा। जब 1919 का अधिनियम बनाया गया था ना, यूँ कहा था इसकी समीक्षा करने के लिए, इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, इसकी समीक्षा करने के लिए, इसका रिव्यू करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा और वो आयोग 10 साल बाद बनाया जाएगा। अब भारत में समस्या ऐसी पनप की 2 साल पहले बनाना पड़ा। 1927 में अंग्रेजी सरकार ने वहीं बैठे बैठे 7 सदस्यों की कमेटी बनाई, तो कमेटी नहीं कहते उसे आयोग कह देंगे, उसका नाम रख दिया साइमन आयोग या साइमन कमीशन। वो साइमन कमीशन 1927 में भारत में आएगा, 2 साल पहले ही आएगा। कितने साल पहले वो आया था भारत के अंदर जांच पड़ताल करने की इस अधिनियम के अनुसार काम हो रहा नहीं हो रहा। वो आया था इसकी बात की जांच करने की भारत में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बना रखा हमने, इसके अनुसार काम हो रहा नहीं हो रहा। अब भारत के लोगों ने जैसे ही वो प्लेन पर उतरे आगे, प्लेन पर जैसे ही उतरे आगे, तो जैसे ही एरोप्लेन से बाहर उन्होंने सोचा था कि स्वागत होगा, स्वागत हुआ। भाड़ में देखे ऊपर उड़ रहे गुब्बारे, और गुब्बारों पता क्या लिख रखा है गुब्बारों पर, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। उनका दिमाग घूम गया, बाहर निकल के गेट के जैसे बाहर निकले, एयरपोर्ट से जैसे बाहर निकले, उनका मूड खराब हो, भाई ये क्या हो रहा है यहाँ से, हो रहा क्या, वापस जाओ, वापस लोगों विरोध, साइमन कमीशन, हाय हाय, जगह जगह देश के अंदर आंदोलन शुरू हो गए इनके खिलाफ भयंकर तरीके से। इसी दौरान क्या हो, लाला लाजपत राय भी मारे जा। इसी दौरान लाला लाजपत राय बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता, वे भी मारे जा। एक सैंडर्स नाम का व्यक्ति हो, उनकी डंडा लाठी मार कर हत्या करो दौड़ देसी। सुखदेव, राजगुरु हो गए, भगत सिंह हो गए, इन तीनों ने मिलकर उसका बदला लिया। सैंडर्स को समाप्त कर दिया, पूरा का पूरा मौत के घाट उतार दिया। जो हमारे भगत सिंह जी थे, उन्होंने उसका बदला लिया था। लेकिन देश में जगह जगह पंखे हो रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ। साइमन कमीशन को कोई नहीं चाह रहा था, साइमन कमीशन का सबने विरोध करा। मुस्लिम लीग ने भी विरोध, कांग्रेस की पार्टी ने विरोध, बहुत सारे पार्टी थे, कोई भी साइमन कमीशन के साथ नहीं आता, एक व्यक्ति को छोड़कर जिसका नाम था अम्बेडकर। और 7 के 7 बंदे थे ना, 7 के 7 बंदे थे, 7 के 7 बंदे, मजाक नहीं कर, चुभ की बात किया अम्बेडकर वादी को, चुभ की। 7 के 7 बंदे थे, फिर 7 के 7 बंदे ऐसे थे उनमें एक भी भारत का नहीं आता। विरोध इस बात का हो रहा था, तुम भारत की समीक्षा करने आ रहे, भारत की समस्याओं को जानने आ रहे, तुम भारत के बारे में जानने आ रहे, तो भारत की समस्याओं को भारत का व्यक्ति ज्यादा अच्छी तरह समझ सके। नहीं समझ में आया तुम, भारत का व्यक्ति भारत की समस्या ज्यादा अच्छे समझ, तो इंग्लैंड में बैठा व्यक्ति भारत की समस्या को कैसे समझ लगा। इसी बात का भारत के विरोध कर रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन साइमन कमीशन जो आया था, ठीक, उसमें कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति थे, 7 के 7 बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति। अब पढ़े लिखे व्यक्ति को पसंद करेगा, अम्बेडकर ने इसलिए पसंद कर दो, अम्बेडकर ने उन लोगों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रखी थी। समझ में आया, समझ में आई बात है। साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई ना, 1930 में रिपोर्ट आई थी, और उसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट कोई भी नहीं पढ़ पाया, केवल अम्बेडकर को छोड़कर। अम्बेडकर ने साइमन कमीशन की पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी। अब यहाँ साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस, सही है, भारत के लोगों के साथ रहना चाहिए। अरे पढ़ तो लो, उसमें क्या लिखा हुआ, पढ़ाया नहीं किसी ने। 1930 में रिपोर्ट आई, बाद में जाकर पता चला इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी भारत के लोगों के लिए। अब गधे सारे के सारे, बस जहाँ एक बार भीड़ इकट्ठी हो जाना सारे के सारे, उसका विरोध करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सही है, भी सही बात। अकेले अम्बेडकर को पता था इसमें क्या लिखा हुआ, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति आराम से समझ सके क्या लिखा उसके अंदर। इसी बात पर विरोध करा अम्बेडकर का भारत के अंदर। क्यों करा, क्योंकि इन्होंने ना भारत का आज़ाद करवाने में साथ नहीं दिया। अरे बेवकूफ़ गधों, खुद ही पढ़ लेते सर, पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ना चाहिए था। बिना पढ़े किसी चीज़ का कैसे विरोध कर सके। ये कहाँ लिखा हुआ कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ का भला नहीं सोच सकता। नहीं समझ में आया तुम्हारे, ये कहीं तो लिखा है थोड़ा ही ना, जरूरी थोड़ा ना जो 7 के 7 बंदे आ रहे हैं वे भारत का विरोधी करने आ रहे हैं।
और फिर जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर चौंकने जब लोगों ने पढ़ना स्टार्ट हुआ करा उसे, और अखबारों में खबर खींचनी स्टार्ट हुई, यार ये तो बढ़िया चीज़ें लिखी हुई थी, इसमें भारत के लोगों को पर अच्छे अच्छे प्रावधान डाल रखे थे। इन्होंने उसका विरोध कर करके उन्होंने बेचारा को वापस ही भेज दिया, चाय में नहीं पीने दी यहाँ से। इतनी बुरी हालत होगी, समझ गए बात। इसी दौरान अंग्रेजों का क्या कहना था? अंग्रेजों का कहना था, देखो भारत के लोगों सुनो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या बात नहीं है? तुम अपना संविधान खुद नहीं बना सकते। बस भारत के लोगों को अंदर आग लगी, कैसे बोल दिया उन्होंने कि हम भारत का संविधान खुद नहीं बना सकते, हम इसे बना कर दिखाएंगे भारत का संविधान। तभी मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पप्पा, समझ बात यार। उनके पप्पा ने कहा, अच्छा मुझे हमसे क्या रहे तुम, हम बनाएंगे। पहले उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई थी खुद की, स्वराज पार्टी जिसे बोलते हैं। 1923 के आसपास पार्टी महात्मा गांधी से लोग हो गए थे बिल्कुल में। महात्मा गांधी की और उनकी दोनों की, मोतीलाल नेहरू की किरकिरी हो गई थी। किरकिरी नहीं जानते क्या? अरे मतलब बातों में वो हो ना, खटास आ जाए बातों में, खटास। दो दोस्त आपस में साथ साथ बोलते हैं कभी कभी, फिर बाद में जाकर मिल जाए, क्या दिक्कत होगी? तो किरकिरी किसी बात पर हो जा, जैसे अभी सारी दोनों सिलोनी दोनों साथ साथ आ रही, समझिएगा, एक दिन से बुला करने गई, मैं तेरे साथ बोलने की आज के बाद, ये वाली होगी। ऐसे ही करोगे दो, पता लग रहा है 4-5 दिन पड़ोस में कोई भंडारा चल रहा है और दोनों एक साथ एक कटोरी में बैठ कर खा रही। तो जब सुन लो, मतलब मस्त इतिहास तो मुझे यहाँ का इतिहास ना आगे से लेकर लास्ट तक, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इतिहास पता कब का? जब देश आज़ाद हो चुका है और उसको आज़ाद होने के बाद इंदिरा गांधी तक के टाइम, गजब की हिस्ट्री। कभी जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तुम, तब बताऊंगा, मस्त हिस्ट्री, भयंकर तरीके से एक्सप्लेन करूँ, बहुत भयंकर तरीके से मैंने पढ़ाई करी इसकी, बहुत बढ़िया तरीके। सुन लो, हिस्ट्री का अलग ही मजा पढ़ने का, लेकिन वो जब समझ में आनी चाहिए, इस तरह समझाने वाला होना चाहिए, तब तक समझ में आओ। हाँ, तो क्या किसकी बात चल रही थी? हाँ, मोतीलाल नेहरू ने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी, किरकिरी हो रही थी। मोतीलाल नेहरू का, अच्छा हम बताएंगे ना क्या हो। उसी दौरान क्या हुआ, 1928 के आसपास 25 से ही काम करना शुरू कर दिया था मोतीलाल नेहरू ने, और उन्होंने जो हो एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी। नेहरू रिपोर्ट नाम, उसके अंदर पहली बार मौलिक अधिकारों का जो जिक्र हुआ, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आज भी तुम भारत के संविधान में मौलिक अधिकार देखते हो। उन्होंने कहा, देखो ये भारत के लोगों के पास मौलिक अधिकार होंगे। पूरा का पूरा नेहरू रिपोर्ट लिख कर एक संविधान के टाइप की, पूरी इनका इसके अनुसार काम चलेगा, इसके अनुसार देश में काम चलेगा। पहली बार किसी बंदे में इतना दम निकला, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जिसने एक भारत के संविधान की झलक दे दी, भारत के लोगों को अधिकार दे दिए। सारे लोग चौक के अखबारों में दौड़ 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 खबरें छपती चली गई, वाओ नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित। अंग्रेजों के हाथ पैर बोल के, भाई या तो पढ़े लिखे लोग भी है, समझ में बात है, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी है। नेहरू रिपोर्ट इसी बात का प्रतीक। अच्छा, मुस्लिम लीग मान नहीं रही थी। 1946 में उन्होंने अलग पार्टी बनाई हुई थी। उनके दिमाग में एक ही बात घुस गई थी, हमें अलग जाना ही जाना तय। उन्होंने सोचा ये नेहरू रिपोर्ट है, इसमें तो जो नेहरू रिपोर्ट है ना, इसमें तो हिंदुओं के बारे में लिखा हुआ। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो उस पार्टी को लीड कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने भी उस टाइम पर 1928 के आसपास नेहरू रिपोर्ट का विरोध करके अपना नाम रखा है, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। 14 सूत्र दिए, कह रही ये मेरी मांग है, ये पूरी कर दो, मैं मानता नेहरू रिपोर्ट को, गाड़ बन जाता है उसका। इनका लग जुगाड़ चल रहा है, मतलब होने इस तरह कर, मोदी जी अलग बोल ले, राहुल गांधी अलग बोल ले, वो भी वो देश की राजनीति में चलता ही रहा है हमेशा। ठीक, कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, मरना किसी का नहीं गया। अंग्रेजों की बात है, अंग्रेज जो मानेंगे वो सही होगा, अभी अंग्रेजों का शासन है ना, जो भी चाहेंगे वो होगा। उसी के बाद क्या हुआ, साइमन की कमीशन की रिपोर्ट कब आई? 1930 में। 1930 में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई ना, उसमें साफ साफ कहा हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। डोमिनियन स्टेट जब बनाएंगे, डोमिनियन स्टेट का मतलब जो करना तुम करो, तुम्हारे यहाँ का प्रधानमंत्री होगा, सब होगा, राष्ट्रपति होगा, सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन ऊपर तो शासन हमारा होगा। ये क्या होगा भैया, ये क्या बीमारी है ऐसे? ऊपर शासन में तो क्या था होगा जो करना, जैसे तिब्बत है, वर्तमान समय में तिब्बत चाइना के अंडर हो। तिब्बत वैसे एक देश है, कहने को तिब्बत देश होगा, लेकिन जब भी बात रक्षा किया जाएगी, लड़ाई बच जाएगी, तो चाइना वाले कूद के एक तरफ आ जाएंगे हमारी तरफ। ओह क्या कह रहा था तुझसे, मुँह फोड़ दूँ। सही बात, ये वाली बात समझ गए ना बात? ये मतलब समझ गए ना, जब रक्षा का मामला आ जाएगा, विदेश नीति का मामला आ जाएगा, सीमाओं की बात आ जाएगी, जंगल जमीन हड़पने की बात आ जाएगी, फिर अंग्रेज आ जाएंगे। समझ बात यार? तो ये कौन सी आज़ादी या नहीं चाह रही है? हमने बताया भारत के लोगों ने क्या है, 1929 में
लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस के, हर साल अधिवेशन होते रहते थे, दिसंबर के महीने में अधिवेशन होते थे इनके, बैठक होती थी, बैठ कर कोने कोने तो लोग आते थे। 1929 में जो लाहौर, जो इस टाइम पाकिस्तान में पड़ा, सही बात है, पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो जो लाहौर के अंदर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ ना जब, तो वहाँ बैठ कर यही बात रखी गई, अब हम तिरंगा फहराएंगे। सही बात, लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराया गया था, पता तुम्हें कौन सी नदी थी वह? रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। सही बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे वहाँ से। तो लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहरा गया, अंग्रेजों ने सोचा भाई ये क्या हो रहा है यहाँ से, ये तो तिरंगा फहरा रहे, इसका मतलब बहुत पहले से मांग चल रही थी, इसका मतलब भारत के लोग समझ चुके थे हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए नहीं, हमें अधिराज्य चाहिए नहीं, हमें चाहिए पूर्ण रूप से आज़ादी, हमें सोवरेंटी चाहिए। क्या चाहिए? हमें संप्रभुता चाहिए, हमारा देश, हमारे जंगल, हमारे संसाधन, पूर्ण रूप से हमारा देश है, तुम अंग्रेज हो, तुम फिरंगी हो, भागो यार मतलब हमारे देश से, ये चाह रहे थे हम, ये हमारे दिमाग में बैठ चुका था। इसी दौरान अंग्रेज परेशान हो चुके, ये तो भाई वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं मानने, अब करो तो करो क्या, एक काम करते हैं यार, अंग्रेजों ने सोचा एक काम करते हैं, अभी 1935 का दिन भी नहीं आया, अंग्रेजों ने सोचा एक काम करते हैं, क्या इन्होंने भारत के अंदर जो भी बड़े बड़े नेता, जैसा कांग्रेस पार्टी होगी, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी होगी, मुस्लिम लीग, याद रहेगी बात, या दलितों का नेतृत्व करने वाले मुख्य नेता हो गए अम्बेडकर जी, ठीक, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं भारत के, सबको इनविटेशन दिया, आओ हमारे यहाँ खाने पाओ तुम, सही, बड़े बड़े नेता को बुला लिया, उसने कहा तुम्हारी समस्याओं का समाधान हम करें, तुम ये रिपोर्ट भी नहीं माने तो करना क्या चाह रहे तुम, ठीक, करना क्या चाह रहे तुम। अब सब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, दलितों के नेता, आदिवासियों के नेता, आदिवासियों के दलितों के नेता अम्बेडकर ही थे, ये बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर ना, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ इंग्लैंड में चले गए, वहाँ ना गोलमेज सम्मेलन हुआ, उन गोलमेज सम्मेलन हुए 3 गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब पता क्या हो, वहाँ एक बैठक थी, पूरे पूरे बड़े बड़े नेता वहाँ बैठे थे, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वे सामने बैठे थे और वे फैसला सुनाते, सबकी समस्याओं को सुने थे, अब बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो 3 मीटिंग हुई, पहली मीटिंग थी, पहली जो मीटिंग थी ना, सही बात है, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, अम्बेडकर तीनों मीटिंग में उपस्थित थे। क्यों? क्योंकि दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार मांगते थे, महिलाओं के लिए भी, जितनी तुम महिलाएं हो आज, तुम्हारे लिए, तुम वोट देने का अधिकार सबसे पहले अम्बेडकर ने मांग रखी थी, इन्हें पूर्ण रूप से वोट अधिकार चाहिए। मैं कहता हूँ ना, जितनी महिलाएं हैं सुबह उठ कर रोज अम्बेडकर को 4-5 फूल चढ़ाओ, उठ कर अकल आ जाएगी। जितने सारे समाज सुधारक है ना, सारे समाज सुधारकों को एक साथ इकट्ठा कर दो और एक थैले में डाल दो ना, उन समाज सुधारकों ने इतना काम नहीं किया जितने अम्बेडकर ने तुम्हें खुद अकेले अधिकार दे दिए। तभी इससे पढ़ना, कभी 1950 के बाद जो उन्होंने एक्ट पारित करे, जब मैं कानून मंत्री थे, ऐसे ऐसे अधिकार डाल दिए उन्होंने तुम्हारे लिए। सही बात है, भगवान तुम्हारे सामने फैला, असली भगवान तुम्हारा अम्बेडकर है। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की, मजदूरों की, ये लेके बैठे हुए थे वहाँ, एक तरफ साइड में अम्बेडकर बैठ गए, यहाँ इंग्लैंड वालों की बैठ के साइड में इंग्लैंड वाले प्रधानमंत्री और उनके आसपास के मंत्री बैठ गए। बताओ भाई क्या समस्या तुम्हारे, ये दलितों के नेता हो गए। दलितों के नेता कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं दलितों के नेता, दलितों के, आदिवासियों के, मजदूरों के, उनका सिर्फ की समस्या, महिलाओं के बारे में समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे अम्बेडकर। अच्छा, अम्बेडकर उस जमाने में पढ़े लिखे व्यक्ति, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, जितने बंदे सामने बैठे हुए ना, अकेले अम्बेडकर के पास इतनी डिग्री थी, उनके 3-3 गुना करके जितनी इनको सब डिग्री होगी ना, सबको मिला के इतनी डिग्री रहती है, अम्बेडकर की डिग्री है। सही बात है। अच्छा, सब लोग पता क्या करते, बातचीत करते बार बार अम्बेडकर तक देखते, क्योंकि नॉलेज ज़्यादा हो ना, किस तरह कर कि हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, गलत होगा तो पकड़ लगाओ, समझ में आएगी बात, इस तरह करके। दूसरे वाले साइड में आकर महात्मा गांधी चलती, महात्मा गांधी ने सोचा अच्छा इन्वाइट करा, पहले महात्मा गांधी जान ही रहे थे, दिक्कत करी, महात्मा गांधी को मनाना पड़ा। यहाँ के जो होता ना वायसराय था, वायसराय इस टाइम पर कौन था, लॉर्ड इरविन, उसने इनके साथ समझौता करा, 5 मार्च 1931 के बीच में समझौता हुआ, बैठक करी, उसने कहा मैं नहीं जाता, क्योंकि अगर कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, अगर वो नहीं गई तो फिर गोलमेज सम्मेलन का फायदा क्या। तो महात्मा गांधी को बड़ी मुश्किल था, लॉर्ड इरविन ने मनाया, ठीक है, कहा बाबू बैठ जा, अच्छा पता क्या दिक्कत हो रही थी, अभी मैं समझा रहा हूँ ना, बाबू आजा बैठ जा, क्या दिक्कत हो रही है। उसने कहा इस तरह बात है, ये चीज़ें जो तुमने हमारे नेता को गिरफ्तार कर रखा है, पहले उन्हें जेल में तो बाहर निकाल लो, बहुत सारी मांगे रखी उसने कहा ठीक है निकाल देंगे, लेकिन हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को निकालने के, यह मांग रखी थी, इसी बात पर लड़ाई है कि महात्मा गांधी ने जब भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को जब अंदर रख रखा था जेल में, जब गांधी के इरविन के बीच में समझौता हो रहा था, तो गांधी जी ने उन्हें क्यों नहीं बाहर निकालने को कहा था, इसी बात को लेकर लड़ाई है देश में बात। क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा को नहीं अपनाना चाहते थे, उनका, महात्मा गांधी का मानना था, उन्होंने हिंसा करी थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अरे हिंसा करी थी, चाहे कुछ करी थी, एक दो बार बोल तो देते थे, हकीकत बात यह उन्होंने बोल रहा था। अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया था, जिन व्यक्तियों ने हिंसा कर रखी है ना, हम उसे जेल में रहने देंगे। सही बात है, क्योंकि उन्होंने सैंडर्स को मार दिया था,
सैंडर्स को पता ना, जिन्हें लाला लाजपत राय की हत्या कर दी लाठी डंडा मार कर, सही बात है, इसलिए उन्हें जेल में रहने दिया। लोग इसी बात का विरोध कर रहे थे। अगली बार महात्मा गांधी अधिवेशन करने चले गए ना, इतने खराब इतने बुरे तरीके से महात्मा गांधी का विरोध करा, पीछे लाइन में झंडे खड़े होगा, काले झंडे दिखाए महात्मा गांधी को, कह रहे तुमने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु क्यों नहीं बचाया। महात्मा गांधी कांग्रेस के मुख्य नेता थे, खड़े होकर मंच पर भाषण दे रहे, यहाँ तो सामने के लोग रहे, महात्मा गांधी जिंदाबाद। पहले तब तक क्या करे, महात्मा गांधी वापस जाओ, पीछे खड़े होकर लोग कहेंगे ना, काले काले झंडे लेकर आगे, काले झंडे इस बात का प्रतीक है, उनकी सभाओं का विरोध हो रहा था, तुमने महात्मा भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, इस बात का विरोध है। ठीक, चलो आज तक करते हैं लोग इस बात पर राजनीति होती है आज तक, समझ गए। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ तो खैर महात्मा गांधी चल दिया। अच्छा, महात्मा गांधी का जाने का अलग स्टाइल है, धोती कुर्ता, सरोजिनी नायडू साथ साथ रहते हैं उनकी, सही बात है, 2 बकरी ले ली साथ में, नीम की दान तुड़ ले ली, देसी आदमी थे पूरा का पूरा, पानी का जहाज भर लिया और पढ़ के चल दिया पूरा का पूरा ठहरते। पहली बात तो मीटिंग चल रही, मीटिंग थी सुबह के 9 बजे, मतलब मीटिंग सुबह 9 चल रही, ये पहुंच रहे दोपहर में 2 बजे। जज बन जब मुलाकात हुई, और भाई क्या है, कह रहे कहाँ वो कौन है महात्मा गांधी, कौन है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पूछ रहे महात्मा गांधी कौन, अर्धनंगन फकीर कहा उन्होंने, महात्मा गांधी की बहुत बेइज्जती करी उन्होंने, अच्छी बात नहीं आती, सही बात है। ठीक, कुछ होने व्यक्ति चाहे मैं उनकी कितनी बेइज्जती कर दे, लेकिन कोई दूसरा लग कर दे ना, मुंह खून फूक जाओ बस, इस तरह क्यों कर दिया, इस तरह कुछ व्यक्ति हो ना हमारे जीवन में ऐसे करके, समझ बात है। तुम तो चाहे कुछ भी कह लो, चलो तुम मेरे बारे में चाहे कुछ भी कह रहे हो, तो दूसरा पड़ोस का तुम्हारा उन्होंने इसे मुंह फोड़ पाया तो बोला क्यों फालतू नहीं तुम तो चाहे मेरे बारे में कुछ भी बात कर लो, तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दूसरा 2-3 बात बोल लगा और व्यक्ति ऐसे सामने वाला है नहीं, फिर तो ऐसा लगा बस इसको बजा दे, अभी कहते यहाँ तो भगा दे से पीट दे बढ़िया कर, ऐसे कहा जाता है। तो महात्मा गांधी अखबारों को खबर छपनी स्टार्ट हुई वहाँ के, ये अर्धनंगन फकीर, अच्छे बुरे कमेंट करने स्टार्ट कर दिए महात्मा गांधी। कोई बात नहीं, मीटिंग में बैठे महात्मा गांधी, अम्बेडकर साइड में, इधर यहाँ साइड में दूसरे बड़े नेता होंगे, इधर सिखों के नेता होंगे, फिर दूसरी मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, फिर अगले नेता होंगे, सामने अम्बेडकर जी, उसे गांधी जी को बैठा दिया गया, इन अंग्रेज बैठे हुए। अब सारा का सारा इन्होंने पूछा गया क्या चाहिए, संप्रभु देश चाहिए, अम्बेडकर गांधी जी पूछा गया संप्रभु देश चाहिए, सब एकजुट चाहिए। उन्होंने कहा तो निर्वाचन पत्ती मांग रहे, सिखों को निर्वाचन पत्ती मिल चुकी थी, सिखों के नेता को सिख चुनेंगे, ईसाइयों के नेता को ईसाई चुनेंगे, अगल भारतीय समुदाय के नेता को अगल भारतीय समुदाय चुनेंगे, सही बात है। मुस्लिमों को पहले निर्वाचन पत्ती मिल चुकी थी सबको। अम्बेडकर ने पता क्या कहा, भाई साहब बात ऐसी है, जब तुमने सबको निर्वाचन पत्ती दे दी, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे ही दिया, तो मुझे भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे देश के अंदर दलितों की हालत बहुत खराब है, दलितों की, आदिवासियों की, उन्हें मंदिर में आज तक भी चढ़ने नहीं दिया जाता, तो मुझे तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए ताकि मैं उनकी स्थिति में सुधार कर सकूं। अम्बेडकर राजनीति नहीं करना चाहते थे, सही बात है, बहुत सारी बातें बताई इन्होंने, मजदूरों के बारे में बहुत सारी बातें बताई और तर्क भी देते थे। जैसे महात्मा गांधी कहते थे यार अम्बेडकर कैसी बातें कर रहा, तो मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, दोनों के बीच में लड़ाई बची कितने में, अरे तो चुप हो जाओ दोनों चुप हो जाओ, ऐसे ही चला होगा, यहाँ बात रिकॉर्डिंग होगा, बात हो रही है आगे, चला ही होगा, ऐसा करके चुप होकर बैठ जाओ। वो महात्मा गांधी के ऊपर सिर पे चढ़ रहे। फिर महात्मा गांधी ने क्या कमेंट, महात्मा गांधी उम्र ज़्यादा थी, देखिए माननीय मैं आपका सम्मान करता हूँ, अम्बेडकर का कहना, आपका सम्मान करता हूँ। क्या सम्मान करता है यार तू, अकल है तुझे, क्या कर रहा था अच्छा महात्मा गांधी का स्टाइल, महात्मा गांधी ने क्या कमेंट करा, मैं ना ये कि महात्मा गांधी मैं अम्बेडकर जी ध्यान से कान खोल को सुन, महात्मा गांधी का कथन है, ध्यान से कान खोल को सुन लो, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मैं दलितों के बारे में तब से सोच रहा हूँ। अच्छा अम्बेडकर ना, अच्छा तुम्हारे लोग मंदिर में जाने नहीं देते ना बिल्कुल भी, हाँ तो विरोध करते, क्या सोच रहे हो तुम। अब अगला सवाल अम्बेडकर ने पूछा, बताओ दलितों के लिए तुमने क्या करा। चुप किए, ए टू जेड चुप हो गए। उसने कहा क्योंकि महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो लड़ाई थी ना, महात्मा गांधी अम्बेडकर के बीच में जो लड़ाई थी, महात्मा अम्बेडकर चाहते थे सामाजिक परिवर्तन, पहले समाज में परिवर्तन हो, और ये पता क्या चाहते थे, अब मैं तुमसे ही पूछूंगा सही रास्ता क्या है, अम्बेडकर सही थे या फिर गांधी सही थे। अम्बेडकर गांधी जी चाहते थे, पता क्या चाहते थे, गांधी चाहते पहले देश आजाद होना चाहिए फिर समाज में परिवर्तन होगा। अब इनका कहना क्या था कि हमारी समस्या आजादी से ज्यादा गंभीर है, हमें तुमसे ज्यादा खतरा, अंग्रेज ज्यादा खतरा नहीं है, वे तो हमारे साथ भेदभाव तो नहीं करते, वे तो हमें हर जगह बैठा सकते, हमें जगह लेकर जा सकते। ठीक, अब बताओ समस्या किसकी ज्यादा गंभीर है, अम्बेडकर की समस्या ज्यादा गंभीर है, गांधी की समस्या ज्यादा गंभीर है। अब मैं तुमसे पूछता हूं आजादी चाहिए या फिर बराबर का अधिकार चाहिए, तुमसे बताओ। यही चीज वहां इंटरव्यू पूछे यार, सेम पर्सन सेम इंटरव्यू रखा है। अम्बेडकर की समस्या ज्यादा गंभीर, एक बात बताओ अगर एक तुम हाँ सुन, आजादी किस चीज को तुम आजादी कहते हो,
आज़ादी में तो खाना पहले भी खा रहे थे, खाना आज भी खा रहे थे। अब दूसरा तरीका, खाना खाने का तरीका, रास्ते में रोड पर चल रहे, उसके बाद तुमने गायत्री मंत्र सुन लिया, जैसे तुमने गायत्री मंत्र सुन लिया, इस रोड से आए क्यों तुम, साइड में कोई पंडित गायत्री मंत्र गा रहा था तो तुम्हें वहीं पकड़ कर तुम्हारे कानों में गरम गरम खोल कर डाला जाएगा, अगर तुम दलित जाति के व्यक्ति हो, कांच को गरम कर कर। अब बताओ तुम आज़ादी चाहिए क्या? यही बात अम्बेडकर यही तो समझा रहे थे। ठीक, अगर मान लो अगर तुम शिव मंत्र का जाप कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, शिव मंत्र का जाप कर रहे हो ना, तो तुम्हारी जीभ भी काट जाती है, जिस पर बीतता हो तो पता कर सका। इसे कुछ आसान भाषा में ऐसे समझो, एक मिनट, हाँ एक, इसे कुछ आसान भाषा, मजाक नहीं कर रहा, हालत बहुत खराब थी। कभी जीवन काल में 10 शूद्रा पिक्चर देखना, यूट्यूब पर पड़ी हुई 10 शूद्र, तब समझ में आएगा तुम उसका महत्व क्या था। एक दो शब्द हो, एक तो संवेदना, एक हो स्वयं संवेदना। हम कभी भी महिलाओं को कितनी पीड़ा और दुख झेलना पड़ता, इसकी कभी भी संवेदना, इसकी संवेदना कर सको पुरुष, कभी भी स्वयं संवेदना नहीं कर सकता। सही बात यार। इसलिए मैं जीवन में कभी भी हमेशा कहता हूँ, हर उस औरत की, लड़की की हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर लड़की का, हर औरत का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वह इस सृष्टि को जन्म देने वाली इस पूरी जनता को अपनी कोख में रखती है। सही बात है, इस सृष्टि की निर्माता महिलाएं। सही बात है। जो पुरुष है ना, ये पुरुष को ये बात भूल जाता, 2 महीने उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एक उसके लिए दुनिया, एक तो उसके लिए दुनिया छोड़ कर आई और एक उसे दुनिया में लेकर आई। पुरुष इस बात को भूल जा। तो मैं तो पुरुषों को एक ही बात कहनी, क्या कि भाई जीवन काल में ना कुछ करो या ना करो यार, हमेशा महिलाओं का सम्मान करो। क्यों करो? एक तो वो महिला जो तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ कर आई और एक वो जो तुम इस दुनिया में लेकर आई। सही बात है। तो वो जो महिला ना, इन महिलाओं को सृष्टि का निर्माता कहा जा। अगर इस सृष्टि को सस्टेन करना ना, इस सृष्टि को वो अपनी कोख में 9 महीने रख कर पालती है। याद रखना। इसलिए महिलाओं को, और कितना पेन या दर्द होता हुआ, पुरुष उसकी केवल संवेदना कर सके, स्वयं संवेदना कभी भी नहीं कर सकता। समझ बात? स्वयं संवेदना का बताओ, ऐसा दर्द फील कर लेना पूरा का पूरा। ठीक, ये खास बात है। अब बताओ समस्या किसकी गंभीर है? समस्या अम्बेडकर की गंभीर थी या महात्मा गांधी की गंभीर थी? इसलिए ज्यादातर लोग ना अम्बेडकर के पक्ष में ज्यादा झुकते हुए दिखाई देगा, उनकी समस्या ज्यादा गंभीर थी। अब ऐसी ऐसी बातें अम्बेडकर, जैसे मैंने तुम्हें बातें बताई ना, सारी बातें अम्बेडकर ने गांधी जी के सामने बताई। अब गांधी जी चुपचाप जवाब है ही नहीं, बार बार चुप होना पड़ता था। अब गांधी जी को लग चुका है दूसरा गोल। आज दूसरी मीटिंग चल रही थी, दूसरे गोल में से मेरे में लग गया है मेरी बात बनने की, दाल करने के लिए। समझ बात है। तो महात्मा गांधी ने सोचा, यार क्या बात कर रहे हो तुम अम्बेडकर? महात्मा गांधी को किसी तो कोई दिक्कत नहीं आती। अम्बेडकर बार बार जो भी पूछते उसी का जवाब दे देते। अब कोई भी पूछता, अब अम्बेडकर जो सामने अंग्रेज बैठे हुए थे, उन पे खोपड़ी खराब होगी। यार तुम्हारे देश में ऐसा हो, हाँ ऐसा हो, और जो हिंदू धर्म के लोग हो वही ऐसा करते हैं। जो हिंदू धर्म के लोग ऐसा ही करते हैं। अंग्रेज भी चौंक गया, बताओ ऐसा हो तुम्हारे धर्म में? कह रहे परछाई पड़ जाना अगर दलित व्यक्ति की, तो ये खाना नहीं खाते। बड़ी जाति के लोग, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूं तुम्हें। समझ बात है। उसे खाना नहीं खाते। कुछ लोग इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो एक छोटी जाति से आता है, नीच जाति था, उसका नाम नीच जाति रख रखा है। अंग्रेज भी चौंक के, बताओ ऐसी समस्या। ठीक, उन्होंने कहा जाओ तुम्हें निर्वाचन पत्ती मिल जाएगी। इस बात को जैसे उन्होंने कहा, अंग्रेज जो ना, महात्मा गांधी ने कहा मैं इस मीटिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मुझे इस मीटिंग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाहर आए, बाहर खड़ी थी सरोजिनी नायडू, मान्यवर कहाँ जा रहे हो आप? उनके साथ साथ रहते थे। सुन लो, कहीं तुम अम्बेडकर अच्छे लगे, कहीं गांधी जी अच्छे लगे। ठीक है, महात्मा गांधी की बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो भाई क्योंकि महात्मा गांधी ना एक सूत्र में मानना चाहते थे पूरे देश को एक सूत्र में टूटने नहीं देना चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे अगर दलित अलग हो गया तो पूरा देश ना, भारत का नक्शा बिगड़ जाएगा, एक अलग देश बन सकता है। महात्मा गांधी को इस बात का डर था, जो दलितों का देश, जैसे मुस्लिमों का एक अलग देश होगा था, धीरे धीरे वो नहीं मानते, सबको पता था ये बात बनने का रहेगा ही रहेगा पाकिस्तान में। इसी तरह तो महात्मा गांधी इस बात का डर था। तीनों गोलों में से मैंने बैठे रहे, अम्बेडकर ने सारी समस्याएं बताई भारत की, सारी, और ये सारी समस्याएं जो बताई गई ना, अंग्रेजों ने सारी समस्याओं को लिख लिया। और लिखने के बाद जब 1935 का अधिनियम आया, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ, वो सारी बातें जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, उसमें जितनी भी बातें समस्याओं को बताया गया था, अंग्रेजों ने सबको कागज बता रखा था। और सारी की सारी बातें, ज़्यादातर पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? अम्बेडकर।
ज़्यादा ही गहरे तरीके से समस्याओं को पढ़ा होगा, समझा होगा, महसूस करा होगा, सारी बातों को बताया और सारी बातों को पेज पर उतार लिया पूरा का पूरा। वो 321 अनुच्छेद है ना 1935 में, सारी वो अम्बेडकर की जुबान है, सबसे ज़्यादा योगदान है तीनों मीटिंग में उपस्थित था अम्बेडकर। यानी 1935 के अधिनियम को बनाने में अम्बेडकर का अकेले का योगदान है। जो लोग कहते हैं ना कॉपी मार लिया, अरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित था, उसकी बराबर का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उन पूरी सभा में मौजूद नहीं है था, और आज तक भी नहीं है था, लास्ट तक जब तक संविधान बना पूरा का पूरा। तो जिस व्यक्ति के पास योग्यता हो उसे वरीयता क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जरा मुझे बताओ। जिस व्यक्ति के पास योग्यता हो, एजिबिलिटी हो, उसे क्यों नहीं वरीयता मिलनी चाहिए, उसे क्यों नहीं रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। समझ नहीं बात है। अगर और भी बताऊंगा तुम तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कॉपी मार लिया, अगली बार लगा कॉपी मार लिया, चोटे इतने मारूंगा ना, याद रखो पूरी किताब, क्योंकि पीछे पढ़ते तो है नहीं, छोटा सा एक यूट्यूब पर या इंस्टा पर या छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो देखा उससे ही प्रभावित हो जा। आज की जनता ऐसी हो चुकी, हम लोग तुमने कोई रील देखी उसमें जो बात बोली तुम उसे सत्य मानना स्टार्ट कर दोगे, कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लॉजिक तुम्हारी जो क्षमता ना वो कमजोर हो चुकी है पूरी की पूरी, क्योंकि तुम अध्ययन करना छोड़ दिया आज के छात्र ने बिल्कुल। हमारे जान में जब हम पढ़ते थे पूरा का पूरा किताबों से अध्ययन करते थे, हम किताबों से पढ़े हुए व्यक्ति, कई कई किताबें हमने पढ़ी हिस्ट्री को लेकर, कई कई सारी किताबें, जब तो इतना चाट मसाला लगा कर पेश करते थे सर। समझ में की बात यह, तो यहाँ तक तो होगा। अब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में जब आए तो भारत में एक कम्युनल अवार्ड आया, कम्युनल अवार्ड। इसमें साफ साफ कह दिया दलितों की निर्वाचन पत्ती मिलेगी। अब इस बात महात्मा गांधी के अम्बेडकर के बीच में विवाद शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने फिर उपवास रखना स्टार्ट कर दिया, उपवास का मतलब खाली पेट रहना स्टार्ट कर दिया। अब अम्बेडकर की फिक्र थी, मर गए तो फिर दिक्कत होगी, सही बात है, सही, सारा का सारा आरोप अम्बेडकर पर चला जाएगा। एक अच्छे सुलझे हुए किस्म के एक व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने बुलाया अम्बेडकर के और गांधी के बीच में समझौता करवाया, और समझौता इस बात का करवाया कि कल को अगर विधानसभा बनेगी, विधान परिषद बनेगी, तो वहाँ दलितों के लोगों को निर्वाचन पत्ती तो दी जाएगी, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली दे दी जाएगी। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का मतलब आरक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन हम निर्वाचन पत्ती देंगे, आरक्षण है। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का मतलब दलितों के लोगों को, जो दलित नहीं चुनेंगे सब, लेकिन इतनी सीट वहाँ दलित का बंदा बैठेगा जाकर। ये आरक्षण आज तक चला आ रहा है। तुम देखिए लोकसभा में भी आरक्षण है, लोकसभा में आरक्षण है, और जो विधानसभा है यहाँ उनमें भी आरक्षण है। प्रधान SC की सीट निकल गई, प्रधानों में भी ये धीरे धीरे बनते चला रहा है आरक्षण। वहाँ तो शुरुआत हुई थी, उसे हम कम्युनल अवार्ड बोलो, कम्युनल अवार्ड। समझ ये बात, कौन लेके आए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 में, याद रही ये बात या कोई प्रॉब्लम? तो गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर के बीच में जो बैठ का समझौता हुआ उसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि पुणे के अंदर हुआ था। किसके? पूना पैक्ट के नाम, पूना पैक्ट, पैक्ट का मतलब समझौता, तो उसमें पूना पैक्ट कहते हैं। याद रहेगी बात है। जो पूना पैक्ट हुआ ना महात्मा गांधी और दोनों के बीच में, महात्मा गांधी ने फिर उनके लिए, दलितों के लिए उसी टाइम पर एक हरिजन शब्द का इस्तेमाल करा था। आज इस हरिजन शब्द पर भी डिबेट है, हरिजन शब्द पर भी लोग विवाद खड़ा कर रहे, हरिजन, हरि के जन जो मर गए हो, ऐसा ऐसा करके बता रहे। कुछ अलग मतलब निकाल लो, कुछ अलग मतलब निकाल लो, हम हरि के जन नहीं आए। अरे यार जो बोल दिया। व्यक्ति ना मानसिकता तो सही थी उसकी, ये नहीं सोचते। पक्ष तो दलितों के बारे में सोच तो रहे थे, लेकिन समस्या किसकी ज्यादा गंभीर थी ये तुम्हें फैसला करना होगा। दलितों की समस्या ज्यादा गंभीर थी या देश को आजाद करवाना जरूरी था, ये तुमसे सवाल पूछा जाएगा। समझ में आएगी बात है। और तुम हमेशा किसके पक्ष में जाओगे उत्तर देते वक्त? तुम गांधी जी के पक्ष में जाओगे कि अम्बेडकर जी के पक्ष में जाओगे? ये तुम्हारा फैसला होगा, ये तय तुम्हें करना वहां जाकर। समझ नहीं बात है। मेरे हिसाब से मैं तो अम्बेडकर जी के पक्ष में जाऊंगा, बताऊंगा, मैं फिर उदाहरण दूंगा। सही बात है। अगर तुम गांधी जी के पक्ष में जाओगे ना तो तुम्हें तर्क भी देना पड़ेगा। वहां जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, तुमने कहा गांधी जी की बात सही है जी, पहले आजादी मिल जाती, उल्टा सवाल पूछेगा, रोटी जरूरी आजादी जरूरी है? रोटी जरूरी आजादी जरूरी? दो सवाल रखा तुम्हारे सामने, तुम्हारे पेरेंट्स एक तरफ तड़प तड़प कर मरे जा रहे बिल्कुल। समझ बात है। वो जरूरी आजादी जरूरी, ऐसे फंसा लो इंटरव्यू में। समझ बात है, पता लग चुका। अब जितनी बातें अब तक हुई सारी की सारी, अब मैं तो 2-3 लाइन में इंक्लूड करता हूँ, 2-3 लाइन में। चाहे वो 1919 का भारत शासन अधिनियम हो, चाहे वो नेहरू रिपोर्ट हो, याद रही बात है, चाहे वो लाहौर अधिवेशन हो, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके तो, उसके बाद चाहे 3 गोलमेज सम्मेलन हो, इन सब का एक ही निचोड़ निकला बाद में जाकर। इनके अंदर जो जो भी समझ 1919 के अधिनियम में जो कमियां थी उन्हें पूरा करने के लिए भी अंग्रेजों को लग चुका। अब तो बना दो कानून बनाकर भारत में भेज दिया 1935 में, भारत शासन अधिनियम।
अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे बड़ा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, 321 अनुच्छेद। अब सोचो उस टाइम का बच्चा अगर संविधान की तैयारी करने बैठ जाता क्या हाल होता उसका। आज तो तुम्हारे पास सारे संसाधन मौजूद है, अगर 321 अनुच्छेद पढ़ने बैठा था उनका क्या हाल होता होगा। उस टाइम के बच्चे तो सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे, सही है। अभी 1935 में संविधान बना आया, पूरा पूरा भारत शासन अधिनियम। 1936 में किसी बच्चे को सिविल सर्विस का पेपर देना तो एक सिंगल सब्जेक्ट। अभी मार्केट में कोई कंटेंट भी नहीं है, किताब भी नहीं छपकाई होगी, समझ में आई बात है। और ना ऑनलाइन कोई होगा यूट्यूब पर बड़ी समस्या खड़ी होती होगी। और उस टाइम पर तो सिविल सर्विस का एग्जाम चल ही रहा था। अच्छा, इसमें जो 1935 का अधिनियम आया उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी, अब उसे समझना हम। बात समझ आई। 1935 तक की यात्रा कैसी रही, तो हम चलेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, या थी 1935 तक की यात्रा। और नोट्स पर सब लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ध्यान तो सुनते रहो अच्छे तरीके से। भारत शासन अधिनियम 1935 का पहला पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है इसमें याद रखने हैं, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यही है, 3 गोलमेज सम्मेलन थे हमारे। 1931 में हुआ, 30 में हुआ, 31 में हुआ, 32 में, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उन्हीं का परिणाम था भारत शासन अधिनियम। उन तीनों का रिजल्ट आया भारत शासन अधिनियम 1935, याद रहेगी बात। उसके बाद इस अधिनियम की विशेषता देखो, जो 1919 का अधिनियम था ना, सुन लो, जो सन 1919 का अधिनियम था, सन 1919 का अधिनियम था, उसकी जो प्रस्तावना थी, अधिनियम की प्रस्तावना, प्रेम्बल, सिंबल नहीं प्रेम्बल, अभी खिलाऊंगा सिंबल लौट दे। जो उसकी प्रेम्बल थी, प्रेम्बल जानते हो क्या हो? पूरी किताब हो संविधान की, उससे पहले एक पेज लिख दिया था, उस पूरे संविधान का निचोड़ उसके अंदर दिखाई देगा तुम। जब हम संविधान पढ़ेंगे, संविधान सभा के बाद हम प्रस्तावना नहीं पढ़ेंगे, संविधान को खोल कर दिखाएंगे तुम्हारे पास। मैं संविधान की ओरिजिनल कॉपी मेरे पास आने वाली हो रही, मैंने ऑर्डर करके ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल, जो अम्बेडकर जी ने अपने हाथ पे लिखा था वो वाला नहीं कहना, मैं बिल्कुल समझ गया, वो थोड़ा लिया वो तो वहाँ संग्रहालय में संभाल कर रखा है, कुछ भी वो चोरी करके ले जाऊंगा मैं यार। मतलब उसकी जैसी फोटो स्टेट करके छाप रखी, बिल्कुल उसके जैसा ही वो भी, बस 2 कॉपी फोटो स्टेट उसी की जैसी, वो लेकर आने वाला ओरिजिनल संविधान दिखाऊंगा इस बार, तुम याद रही बात है। तो सन 1919 का जो अधिनियम था, देखना चाहोगे वो? हाँ, ऑर्डर कर रखा है, आने वाला हो रहा हो, सही बात। सन 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसकी प्रस्तावना को उठाकर 1935 के अधिनियम कॉपी कर लिया गया। मतलब 1935 का अधिनियम बनाया गया, मान लेते ये बनाया 1935 का अधिनियम बना दिया। 1935 का जब अधिनियम बना दिया गया पूरा का पूरा, तो ऐसी किताब हमने बनाई थी एक 1919 में भी, और उसमें जो पहला पन्ना था ना, यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ पहला पन्ना था पूरा का पूरा। तो जो 1919 के अधिनियम में था ना, 1935 के अधिनियम में ये पन्ना बिल्कुल सेम है, जो वहाँ बात लिखी हुई थी यहाँ भी बात लिखी हुई थी। एक दो थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया, जो बदलाव कर दिया हम उसे लेना देना नहीं है, इतनी बात पता लग चुकी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, स्वीकार, याद रहेगी बात ये, इस तरह भी सवाल बन सकते। अच्छा सर जी और बताइए जरा करें। हाँ, अगली बात जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से समझना, बड़े प्यार के साथ। इसमें ना एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया, ओ इसे बोलते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, संघ का प्रावधान किया गया। इसका मतलब जानते हो क्या हो? इसका मतलब जानो क्या हो? इसका मतलब ये भारत था हमारे पास, इस भारत के अंदर ना अंग्रेजों ने पता क्या कहा कि मतलब क्या क्या चुग्गा डाले भारत के लोगों कि हमने अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। इन्होंने लगा अच्छा पूरे भारत को, अखिल का मतलब पूरे भारत को एक कर देना, अखिल भारतीय संघ, भारत एक राज्यों का संघ होगा पूरा का पूरा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें दिक्कत एक थी, भारत में उस टाइम 2 भाग थे, एक तो ब्रिटिश प्रांत हो गया, ब्रिटिश प्रांत यानी ऐसे क्षेत्र जहां अंग्रेजों का शासन है, एक हो देसी रियासत। अब जैसे ही अंग्रेजों ने कहा ना, सही बात है, जैसे अंग्रेजों ने कहा
कि हम इन्हें करके एक बनाएंगे। उन्हें तो यह बात तो उन्हें भी पता थी, जितने सारे 565 देसी रियासत थी उस टाइम पर, 565 देसी रियासत, और ये बहुत सारे अंग्रेजों के प्रांत भी हो रहे थे, 10-15 10 8 10 10 12 तो 10 के आसपास तो हो चुके थे प्रांत, ब्रिटिश प्रांत भी हो चुके थे। उन्होंने कहा सबको मिला के एक बनाएंगे। कैसे एक कर दो भाई, एकीकरण होने का ही नहीं, और जब एकीकरण होने का नहीं, अखिल भारतीय संघ बनने का नहीं, तो लिखना अलग हो और करना अलग हो। तुरंत ये देसी रियासत थी, इन्होंने विरोध करा, उन्होंने हम तो नहीं अपनी राजशाही छोड़ते, हम क्यों अखिल भारतीय संघ बनाएंगे ना, तो पता क्या होगा, फिर एक ही राजा होगा देश का, उसका चुनाव होगा, सबको चुनाव होने स्टार्ट होंगे, और कोई राजा ये चाहेगा उसकी राजशाही छीन ली जा, उसका तो नहीं चाहेगा मेरा बेटा राजा बना, मेरा बेटा राजा बना। 565 देसी रियासतें थी, किसी की हिम्मत नहीं आई थी उनकी राजशाही छुड़वा देते। मेरी दादी का नाम सुना तुम ना, उसके जो पापा थे ना, वो एक रियासत के राजा थे, सोलपुर रियासत हुआ करती थी यहाँ से, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। उनके जो पापा थे और उनके भी जो पापा थे, मेरी दादी का जब ब्याह होता 6 दड़ी चांदी लेकर आई थी। कितने दड़ी? 6 दड़ी, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम। लेकिन दिक्कत पता क्या हुई, मेरे पापा ने सारी बेच बेच कर खा लिया। इतनी बात बताओ, पता लग चुका। तो अखिल भारतीय संघ बनना आसान बात नहीं था, बड़ा कठिन बात था। हाँ, तुमसे पूछ, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान कौन से दिन में करा गया था? 1935 का दिया। क्यों लिख दिया वहां जाकर, इसे लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते ना। कोई इतना बड़ा राइटर हो ना, उनको लिख के दिखा, लिख के दिखा। चलो याद रखिए, इसके अंदर ना डीपीएसपी का भी प्रावधान किया गया। तुमने देखा आज का भारत का संविधान उठा के देखो, आज का भारत का संविधान उठा के देखो, उसमें 395 अनुच्छेद, भाग उसके अंदर 22। जब तुम चौथा भाग पढ़ोगे ना, चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद आवा, 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद, ये 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद इसमें भी लिखे हुए थे। इसका मतलब अम्बेडकर ने हिंद तो कॉपी कर लिए होंगे, सही बात है, लेकिन उनका नाम वहाँ नहीं है था। आज तो उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आज क्या हुआ आज के संविधान में, लेकिन वहाँ था उनका नाम निर्देशों के उपकरण, इंस्टॉलमेंट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन, इसे निर्देशक उपकरण, निर्देशों निर्देशों के उपकरण, क्या नाम है? डीपीएसपी। इसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आज भी है। अगर तुम आज का संविधान उठा के देखोगे, अगर आज तुम आज का संविधान उठा के देखोगे, वर्तमान समय का जो संविधान भारत का, समझिए बात यह, भारत का संविधान, उसके अंदर ना भाग खोल लोगे 4 भाग, और अनुच्छेद खोल लोगे अनुच्छेद 36 से 51 तक। ओरिजिनल संविधान दिखाने वाला हूं तुम्हें मैं इस बार, अनुच्छेद 36 से 51 तक ये सही बातें लिखी हुई। इसका मतलब अम्बेडकर ने ये सारी बातें यहाँ तक उठाकर लिख ली होगी, लिख ली होगी। अच्छा एक बात बताऊँ, इंपॉर्टेंट बात, जब भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया ना, भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया, निर्देशों के उपकरण या ये हमारे पास राज्य के निर्देशक तो कह दो, ये सेम बात आयरलैंड के संविधान में लिखी हुई थी। किसके? ये सवाल भी कई बार पूछा गया कि बताओ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसका स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। किसका संविधान? आयरलैंड, आयरलैंड का संविधान। पता लग चुका है, ये इसका स्रोत है, ये इसका सोर्स होगा, पता लग चुका। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्तमान समय में भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व उन्होंने जगह दे रखी, उनका स्रोत क्या है? अम्बेडकर जी ने कहाँ तो कॉपी उठाकर आकर रख दिया, तो तुम ऐसे नहीं बोल रहे कि 1935 के दिन कॉपी लाकर रख दिया, उसके स्रोत में ऑप्शन में आयरलैंड का संविधान मिलेगा। आयरलैंड के संविधान में सेम हूबहू लिखे वैसे ही, सही बात है। 1935 में थोड़ा थोड़ा बदल कर भी लिखे होंगे, लेकिन 1935 के अधिनियम में भी है थे, और नाम क्या था? निर्देशों के उपकरण। वैसे अब अभी क्या नाम है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब क्या है? जो राज्य, जो हमारा देश, हमारा सरकार, वो नीतियां बनाते वक्त इन बातों को ध्यान में रखेगी। ये कुछ 36 से लेकर 51 तक बात लिखी हुई। अच्छा, तो कल को तुम्हें पॉलिसी बनानी, हाँ पॉलिसी बनानी। कल को तुम्हें कोर्ट के लिए कुछ बनाना, हाँ कुछ कोर्ट के लिए कुछ बनाना। विधायपालिका के लिए कुछ करना, भारत के लोगों के लिए कुछ भी करना हो ना, तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारी बातें लिखी हुई, जब हम आगे पढ़ेंगे भारत का संविधान विशेष तौर पर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ये सुन लो, अभी जितना काम था इतना काम कर लिया हमने, इतना काम निकाल लिया। और बताओ इंपॉर्टेंट बात, और कुछ खास बात हो तो बताओ।
मैंने तो बताता ना, हाँ यहाँ ना एक तो हमारा राज्य हो, राज्य प्रांत कह दो, राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया, राज्य लोक सेवा आयोग। ये बड़ी अच्छी बात है कि स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस का कमीशन बनना है, जो आज भी मौजूद है। जब उत्तराखंड का पीसीएस का एग्जाम देने गया वो, तो उसका नाम हो यूकेपीएससी, आज कहते नहीं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया। और यूपी का क्या है, यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, याद आएगी बात है। आरएएस का नाम है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सही बात है। एमपीपीएससी होगा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आज भी है। सबसे पहली बार कहीं आ रहा है इसमें, 1935 के अधिनियम, याद रखिए। राज्य स्तर पर जो लोक सेवा आयोग बनाया गया, यहाँ बना। राज्य स्तर पर तो बना ही, केंद्रीय स्तर पर मन तो पहले गया था, केंद्रीय स्तर पर का नाम संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या नाम था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। केंद्र स्तर पर भी था, केंद्र के स्तर पर, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। 1950 के नाम इसके बाद यूपीएससी हुआ। केंद्र के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर इसे बोलते हैं संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखिए बात है, कोई प्रॉब्लम, ये सारी लाइन पेपर में प्रश्न आ गई, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और बताओ, और पता मैंने क्या करा। एक तो केंद्र था हमारे पास, एक राज्य था। ये हमारे पास एक तो केंद्र था, एक हमारे पास राज्य था। केंद्र और राज्य थे, इनके पास शक्तियों का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, सही बात है। तो 3 सूची बनाई हमने, कितनी सूची बनाएंगे, 3। तो 3 सूची बनाई गई, मैं समझ लो 3 सूची बनाई गई हमने, 3 सूची बनाई गई। और ये 3 सूची बनाई गई ना, एक का नाम संघ सूची, एक का नाम समवर्ती सूची, एक का नाम तो राज्य सूची। एक तो संघ सूची बनाई हमने, संघ सूची, एक राज्य सूची बनाई गई, और एक क्या बनाया गया, समवर्ती सूची। ये मैंने पहले भी तो पढ़ाया तुम। इसमें कितने विषय रखे हुए, 59 विषय, इसमें 36। मतलब पता क्या है, मतलब साफ निर्देश दे दिए गए, केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार इन विषयों पर कानून बनाएगी, और जो हो ना केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इन विषयों पर कानून बना सके। ये 59 विषय कौन से, 54 विषय कौन से, 36 विषय कौन थे, इनमें आज तक प्रश्न नहीं पूछा ना पूछे जाना, ना याद करने की जरूरत है। वर्तमान समय के संविधान को देखो, वर्तमान समय के संविधान में भी तो ऐसा ही प्रावधान है। हमने 7वीं अनुसूची बना रखी है। भारत के संविधान में 22 भाग हो गए, 22 तो भाग हो गए, 395 अनुच्छेद हो गए, 12 अनुसूची होगी। 12 मतलब जो 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र के राज्यों के बीच में शक्ति को बंटवारा कर रखा है। केंद्र को साफ निर्देश दे रखे, सेंटर की गवर्नमेंट को साफ निर्देश दे रखे, इन विषयों पर कानून बनाओगे। इस तो फालतू जाने की जरूरत नहीं है। राज्यों को साफ निर्देश दे रखे, इन विषयों पर ही कानून बनाओगे। आज के जो संविधान है उसके अंदर जिन विषयों में का प्रावधान कर रखा है, आज के विषय इंपोर्टेंट, उसके 1935 के इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ, बस वहां इतनी बात याद रखनी, 1935 के अधिनियम में ये बातें पहले ही आ चुकी थी, क्योंकि पेपर में सवाल पूछेगा, बताओ ये कौन सी बात भारत शासन अधिनियम 1935 में थी। हाँ, तो तुम कहोगे केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा करा गया था विषयों को लेकर, वो तो इसमें इसी चीज में इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार कर दिया गया था। बात समझ में आई क्या कहनी कुछ जा रही। चलिए, उसके बाद थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे बताओ, कोई अगला पॉइंट हो तो बताओ। हाँ, एक बात और समझ लो, एक अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय इसे भी समझ लो, आज भी है। अवशिष्ट विषय क्या हो, अवशिष्ट विषय पता क्या हो, कुछ विषय ऐसे हो और बस केंद्र सरकार संघ सरकारी कानून बनाएगी, सेंट्रल की जो सरकार होगी वो अवशिष्ट विषय संघ सरकार के पास रखे गए। अवशिष्ट विषय क्या हो, आज भी तो ऐसा ही है। पता क्या है, कल को किसी को पता था, आज तो 10 साल बाद जब अम्बेडकर संविधान लिख रहे होंगे, उनकी दिमाग में भी नहीं आया होगा कि आगे जाकर दुनिया इतनी डेवलप होगी, रोबोट बन जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज हो जाएगा, आया ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके लिए कानून बनाना जरूरी। तुम्हें पता सिंगापुर के अंदर, हाँ सिंगापुर के अंदर देख रहा था मैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सिंगापुर के अंदर एक रोबोट ने 4 रोबोट को अगवा कर लिया। मजाक नहीं कर रहा है। पहले वो रोबोट था, एक कंपनी में तो निकल गया, रात को निकलने के बाद उसने तोड़ा निकल गया, क्योंकि अपना दिमाग यूज कर सको। जैसे इंट्रैक्शन देखेंगे, तुम्हारे साथ बोलोगे, तुम्हारे साथ बात करना रहेगा, तुम क्या रोबोट खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। वो क्या कर रहा, कंपनी तोड़ के बाहर निकला और निकल कर पड़ोस की कंपनी में पहुंच गया। और वो पूछा तुमसे, तुम बताओ कितने घंटे काम करते हो। उसने कहा मैं 18 घंटे काम करता हूँ।
एक काम करो, मेरे यहाँ चलो, मैं तुम्हें 12 घंटे काम करवाऊंगा। सही बात। और कितने पैसे देते हैं? कह रहे कोई पैसे नहीं मिलता हम। आपस में हो गया पूरा का पूरा। किसी पता तो दुनिया इतनी डेवलप हो जाएगी, और लोग अपने घर में पड़े सो रहे हैं। सही बात है। तो उस रोबोट ने अपना खुद का दिमाग चलाया, इतनी दुनिया डेवलप हो जाएगी। मैं कहता हूँ कुछ सालों बाद दुनिया में रोबोट का राज होगा, सबको खत्म कर देंगे इंसानों को। अगर रेगुलेट नहीं करा गया, नियंत्रित नहीं करा गया, तो उसने 4 रोबोट को लेकर जाकर अपने साथ मिलाकर उस कंपनी में तो निकाल कर जो हो अपनी अगवा करके किडनैप करके कमरे में बैठा रखा। इतनी न्यूज़ छपी है। बाद में जाकर फिर उन्हें रेगुलेट नियंत्रित करना काफ़ी भारी होगा। ये बात सिंगापुर की है। इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी। ठीक, अब इन अम्बेडकर ने सोचा था कभी ऐसा होगा। अब इन्हें तो कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई कानून भी बनाना पड़ेगा, लॉ भी बनाने पड़ेंगे, नियम भी बनाने पड़ेंगे। तो ऐसी जो कानून जो सोचा ही नहीं गया कुछ भी, तो उस हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। ऐसे विषयों को, अवशिष्ट विषयों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, उनको कानून बनाना हो, वो सारी शक्ति संघ सरकार के पास होगी। पहले भी संघ सरकार के पास थी, आज का संविधान आज भी संघ सरकार के पास है, केंद्र की सरकार के पास है, सेंटर की गवर्नमेंट के पास है। केंद्र की सरकार मोदी जी कानून बनाएंगे, ये पुष्कर धामी थोड़ा कानून बनाएंगे रोबोट को कंट्रोल करने के लिए। बात समझ में आई क्या कहने को उसकर जा रही? बड़ा अजीब से लगा ना तुम सोच रहे हो आगे क्या हुआ, उसका आगे क्या हुआ? अखबार पढ़ ले करो, मेरे तो क्या पूछे। क्योंकि तुम्हें 24 घंटे चाट मसाला चाहिए, हर जगह 24 घंटे चाट मसाला चाहिए। मैं तो मेरी छोटी सी स्टोरी आई थी, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने डिस्कस कर दी और क्या। ये सोचा आगो आगो बताओ क्या हुआ, कहीं रिपोर्टर थोड़ा ही हूँ मैं। इन कह रहे अभी तो मजा सा आया था। उसके बाद देखो क्या हुआ। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? चलो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो जब हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे ये हो ना केंद्र सरकार, एक तो राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, एक तो 2 भारत थे, एक तो देसी भारत, एक अंग्रेजी भारत। जो अंग्रेजी भारत था उसमें बहुत सारे प्रांत बना रखे थे। प्रांतों में हमने द्वैध शासन लागू कर रखा था। उस द्वैध शासन को जो प्रांतों में लागू कर रखा था ना, वहां से हटाकर केंद्र सरकार के पास द्वैध शासन लागू कर दिया। तुमसे कई बार पूछा जाएगा कि बताओ केंद्र के अंदर द्वैध शासन कब लागू हुआ? द्वैध शासन समझ गए, एक तो हमारे पास आरक्षित विषय हो, एक हस्तांतरित विषय हो। आरक्षित विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा, हस्तांतरित विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा, ये बात मैंने कल ही बताई थी तुम्हें। जो व्यवस्था प्रांतों में लागू थी उसे तो समाप्त कर दिया गया। एक सवाल तो मैंने बताओ कौन से अधिनियम के तहत प्रांतों के अंदर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया? आंसर 1935 का अधिनियम। फिर अगला तो वहां तो समाप्त कर दिया गया, फिर केंद्र में लागू कर दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत केंद्र के अंदर द्वैध शासन डायआर्की शासन जिसे बोले, द्वैध शासन डायआर्की को लागू कर दिया गया? द्वैध शासन 1935 के अंतर्गत। याद रखिए बात है। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ, द्वैध शासन अच्छी बात नहीं है, शासन प्रारंभ, याद रखिए बात है। और समाप्त कहाँ कर दिया गया? समाप्त कहाँ कर दिया गया? समाप्त होगा प्रांत में। और ये जानते हो ना द्वैध शासन क्या हो? इसका मतलब कुछ विषय एक तो हमारे कुछ आरक्षित विषय रख दिए जाएंगे गवर्नर जनरल वायसराय के लिए, और कुछ विषय ना कुछ मंत्रियों के लिए रख दिए जाएंगे, लोकल चीज़ों के लिए रख दिए जाएंगे, में कानून बना सकते हैं। तो आरक्षित विषय कुछ विषय ऐसे होंगे उन पर केवल वायसराय ही कानून बना सके। जो व्यवस्था केंद्र के अंदर प्रांतों के अंदर लागू थी ना 1919 के अधिनियम में, वह अब लागू कर दी गई 1935 के अधिनियम में केंद्र के अंतर्गत। याद रखिए बात है। इतने पॉइंट बताओ समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसके बाद हमने पता क्या करा? इसके बाद हमने यहाँ एक संघीय न्यायालय का प्रावधान करा, फेडरल कोर्ट जिसे कहते हैं, फेडरल कोर्ट। उसके बाद देखो यहाँ अगला पॉइंट है हमारे पास 1935 में उन्होंने यहाँ फेडरल कोर्ट बनाया। क्या बनाया? फेडरल कोर्ट। इसे बोलते हैं संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। और ये कब बनाया? 1937 में। सही बनकर 1937 में तैयार हुआ। इसका प्रावधान 1935 में कर दिया था। ठीक, अब बना कहाँ से? कोलकाता में। जूते ऑर्डर करते हैं, जूते आ गए। एक शायरी क्या सुना थी, लोग कह रहे आप भी किसी के प्यार में पड़ गए थे क्या? घंटा। यहाँ देखो फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय बनाया गया था 1937 में। प्रावधान कहाँ कराया था? 1935 के दिन में। ये सर लो चलिए।
कोई प्रॉब्लम छो? अच्छा ये बताओ, जब संज्ञान न्यायालय बनाया जाएगा, इस संज्ञान न्यायालय का कोई न्यायाधीश भी तो बनागा, चीफ जस्टिस भी तो बनागा कोई, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया मोरिस गवेरियर। एक मोरिस वो भी है हिंदी साहित्य के अंदर, मारिसस का, मारिसी बोल लो सर। याद रहेगी बात क्या? इतने पॉइंट समझ में आया? चलो इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमसे पूछा जा दलितों को संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत अगर आरक्षण का प्रावधान लीगली तौर पर कर दिया गया, पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट में यूँ कहा गया था, समझौता हुआ था गांधी अम्बेडकर के बीच में कि अम्बेडकर ने यूँ कहा था गांधी जी को, चलो कोई बात नहीं तुम पृथक निर्वाचन प्रति तो नहीं जाते, अम्बेडकर गांधी ने कहा ना 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 ना, सही बात है, ठीक है मैं खाना खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भूखे रह रहे थे ना काफ़ी दिन तो है, ठीक है मैं खाना खा लूँ आराम से, बहुत अच्छा व्यक्ति तू बाबू बैठ जाएगा, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अम्बेडकर ने बता पाया क्या बोल रहा, सुन लो फिर ध्यान आएगा। कल को लोकसभा में चुनाव होगा ना, केंद्र में चुनाव होगा, प्रांतों में भी चुनाव होगा, वहाँ अगर 100 सीट होगी ना, 100 मत 33 तो जहाँ जनसंख्या के आधार पर जहाँ जितनी जनसंख्या होगी, 100 मत 50 बंदे तो मेरे बैठेंगे। क्या 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 बोला तूने, क्या बोला? 50 बंदे मेरे बैठेंगे, नहीं तो मैं जा रहा उठ के यहाँ से। उसका गांधी का दिमाग घूमगा, यार ये क्या बीमारी, ये तो बड़ा तेजी निकला, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था पहले भी पढ़ कर आ चुके थे, अफ्रीका के अंदर भी अमेरिका के अंदर भी ऐसी व्यवस्था पहले हो चुकी थी। अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्हें अच्छी तरह जान पता था किसी भी चीज़ से, किसी भी समस्या से कैसे बाहर निकला जा सका। बकवास में कम, अध्ययन में ज़्यादा समय बिताया था उन्होंने। समझ में आई बात है? ठीक, कुछ लोग वैसे हो ना, एक तो काई सुबह लेकर शाम तक करे जा रहे, समझ की बात है, और दूसरा क्या है, चुपचाप रह के जो शांति तो बैठ कर पढ़ रहे। अम्बेडकर उन मतों में पीस थे, सही बात, टीचर बोल सकते हैं ऐसा, पीस गांधी को समझाने के लिए। याद रहेगी बात? होगा तक? अब इन्होंने तुमसे पूछा जा, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत जो आरक्षण मिला, क्या मिला? आरक्षण। आरक्षण मिलेगा किस? दलितों को। दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। हाँ, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत उन्हें उनके अधिकार दे दिए गए, और उन्हें भी ना केंद्र स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर विधानसभाओं में जगह मिल चुकी, जाकर वहाँ उनके बंदे खुद के बैठने वाले होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी बात है, याद रही बात। वह बात अलग, 1935 का अधिनियम आ चुका था, उसमें यूँ कहा गया था 1937 में चुनाव होंगे। 1937 में चुनाव हुए भी, लोगों ने भाग भी लिया। बाद में जाकर फिर दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका। फिर अंग्रेजों को सैनिक चाहिए थे, जो 1914-18 के बीच में हुआ था ना, महात्मा गांधी जगह जगह घूम रहे थे, सैनिक दो लाओ, सैनिक दो, अंग्रेज हम आज़ाद कर देंगे। इस बार फिर अंग्रेजी महात्मा गांधी के पास बहक आए, यार लड़ाई बजेगी यार, सैनिक शुरू में कैसे करते होंगे, वह बात अलग, अखबार में अलग खबर छपो। दो पक्ष हो, एक हो जो लोगों के सामने हो, एक हो जो हकीकत में हो। देखो जिंदगी में ना हमेशा एक बात हमेशा याद रखो, क्या? हमेशा रियल रहो। रियल रहना कितना जरूरी हो, बहुत जरूरी हो। यथार्थवाद, प्रेमचंद का नाम सुना तुमने? 1915 तो 25 तक आते आते उन्हें भी ये समझ में आ चुका है, भारतीय समाज के अंदर आदर्शवादी कहानियां लिख कर कोई फायदा नहीं है। 25 के बाद धीरे धीरे उनका डिक्लाइन एज होना स्टार्ट हुआ। उन्हें समझ में आ चुका है जो हकीकत में, वो क्या करते थे, पहले अपनी कहानी लिखी, उस कहानी के अंदर लास्ट में जाकर सब कुछ सही करवा देते। हर कहानी में लास्ट में जाकर सही करवा देते, लेकिन ऐसा रियल जिंदगी में थोड़ा ही ना हुआ। सही बात है, ऐसा रियल जिंदगी में थोड़ा ही ना हो। भारतीय समाज की इतना बड़ा गधा बना, आज की जो पिक्चर हो ना, सब में लास्ट में जाकर हीरोइन की शादी होगी। सारी पिक्चर तो विवाह जैसी है, लास्ट में जाकर हीरो हीरोइन सब कुछ सही है। असल जिंदगी में ऐसा होता ही नहीं, असल जिंदगी में थोड़ा ऐसा हो। प्रेमचंद को भी यह बात समझने में कई साल लग गए। 1907 तक कहानियां लिख रहे थे, 25 तक लिखते लिखते उन्हें समझ में आ चुका है, यार रियल जिंदगी में तो ऐसा कुछ हो ही ना, मैं कहानी में क्या बता रहा है, ऐसा थोड़ा ही ना हो। बिल्कुल धीरे धीरे ये समझ में आ चुका था, यथार्थवाद बहुत जरूरी हो। यथार्थवाद का मतलब हो जैसा है ऐसा दिखाओ। हॉलीवुड की जितनी पिक्चर है लास्ट में जाकर क्या तो हीरोइन मरेगी, क्या हीरो मरेगा, ऐसा हो ही जा। हकीकत में भी उसमें यथार्थवाद, इतनी लंबी चला मूवी। अब भारतीय समाज में शुरू में लड़ाई दंगे, ये वो हीरो मार देगा, ये कर दे वो कर दे, लास्ट में जाकर हीरोइन जो हीरोइन है, हीरो और हीरोइन दोनों पढ़ते पढ़ते पास आएंगे। अगली 5-6 मिनट में 5-6 मिनट तक लोगों को नहीं लगा कुछ नहीं होने का। 5-6 मिनट में मुंह धोकर आगे जाएंगे मंडप के पास, मुंह धोकर 2 मिनट में जोड़ा ही बदल जाए ना। और मंडप के चारों तरफ चक्कर काट रखे,
ये यथार्थवाद नहीं है, सही बात है। हर पिक्चर में लास्ट में जाके यही हो भारतीय समाज, रियल जिंदगी में ऐसा होता ही नहीं। रियल रहना बहुत जरूरी हो। क्या क्या? हाँ भारत के लोगों को पसंद भी यही है वो, भारतीय लोगों को पसंद भी तो यही है वो, ऐसे मसाले लिया। हर पिक्चर में बाहुबली देवसेना वाला सिस्टम चाहिए, बुरा हो बुरा हो। हाँ बता दो, भारत के लोगों ने पहली बार बाहुबली मूवी देखी। बाहुबली मूवी में ना पहले ऐसा करके उसने तलवार को ऐसा फाड़ा, ऐसा करके बीच में, तो और वो बीच में सीन देवसेना सामने। हर लड़की भारत की नहीं सोच रही मैं तो देवसेना नहीं सोच रही ये बाहुबली मेरे सामने से बैठा पिक्चर जब देख रही थी पहले, उसका बाद में टूटा जब टीवी बंद हो गया, फोन बंद हो गया ना, तो कहाँ की देवसेना, उसकी मान होगा नहीं बेटा खाना बना ले जाके बाहर। मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए अंबेडकर ने 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की नींव रखी थी मुंबई के अंदर। याद रखना बात, या 1 अप्रैल 1935 क्या बनाया गया? आरबीआई। इसका भी प्रावधान इसमें रख रखा था, मुद्रा और मुद्रा करेंसी, सही बात है, करेंसी और जो क्रेडिट है, मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए ये समझ जाओ एक बैंक बनाया गया, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई बनाया गया पूरा का पूरा। याद रखिए बात है। इसकी नींव रखने वाले कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। ओके, सुन लो, बात तो करो। अच्छा, ये बहुत बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम की क्या खास बात थी? इस अधिनियम की खास बात यह थी, इसके अंदर 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी, 14 इसके अंदर भाग थे। लिख लेना अच्छे तरीके से। और कुछ रहेगा? हाँ ये भी समझ लो यार, ये भी समझ पढ़ लिया तो। एक तो देखो ये था ना भारत, और ये बर्मा था। एक तो भारत था, तो भारत को और बर्मा को क्या कर दिया गया? अलग। एक था अदन पड़ा, अदन बंदरगाह पड़ा इसी इसके ईरान के पास, अदन, इसी पे अलग कर दिया गया था। भारत होगा, बर्मा होगा, इन तीनों को सबको अलग कर दिया गया था इसी अधिनियम के तहत। लेकिन तुम एक बात जान लो अच्छी तरह, एक तीसरा नंबर का जो पॉइंट में समझाने, बहुत सारे पॉइंट हो चुके, अभी जो अगला पॉइंट समझाने वाला हूँ ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। जो भारत का सचिव कहला रहा था ना, वो भारत का सचिव नहीं कहलाने का, भारत और बर्मा दोनों का सचिव कहलागा। ध्यान से सुन लेना। भारत का जो सचिव, भारत सचिव का पद यहाँ नहीं है, इंग्लैंड में। और उसकी जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, उसमें जो 15 सदस्य थे, उनका ना खातिया कर देगा, निकलो, फालतू का खर्चा नहीं करना सारे ऊपर। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठ के तुम चाहे वहाँ पे तोड़ो, कुछ करो, सबको निकाल देगा बैठ कर, चाहे तोड़ रहे हैं यहाँ बैठ कर। 6 बंदे बुलाए गए और 6 के 6 सलाहकार थे, सिर्फ 6 के 6। 15 सदस्यों की जो भारत सचिव की जो परिषद थी ना, 15 सदस्य थे ना उसमें, 8 और 7, 8 तो ब्रिटिश क्राउन तो नियुक्त होते थे, 8 और 7 15 के 15 को घर भेज दिया गया, क्योंकि आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, रोए बहुत में, सही बात। उन्होंने भी स्टेटस लगाए होंगे इस तरह ही, उसे मैंने भी स्टेटस नहीं करते ना। देखो भारत के क्या छोड़ गया जो, तू कैसे जिएंगे हम। आज का मतलब आज का यूथ तो अलग ही पीस, बिल्कुल कुछ भी हुआ ना उसके साथ, छोटा सा भी दुख हुआ ना, मूड ऑफ, छोटा सा भी दुख हुआ ना उसके अंदर, मूड ऑफ, सैड, कुछ अपनी फीलिंग को पूरा बाहर जाकर सबको बताने का उसका हो चुका पूरा का पूरा। उसके बाद सुन लो, जो भारत का सचिव था, भारत का सचिव,
तो अपनी फीलिंग को आज डिजिटल तौर पर जाकर व्यक्त करा। सचिव था, इस सचिव के दोनों ध्यान लगाएगा। भारत का सचिव अब भारत और बर्मा का सचिव कहलागा। भारत व बर्मा, परमा नहीं बर्मा, बर्मा का सचिव। परमा तो मर गया, भारत का बर्मा। तुझे सबको पता रहा गाँव में, सारे बूढ़े ठहरा ठेका तेने ले रखा है, कौन मर गया कौन जिंदा। भारत व बर्मा का सचिव, पढ़ाई देर बोलते नहीं। सुन लो नेक्स्ट, और बताओ। अच्छा, बिहार और जो उड़ीसा था अलग था, बॉम्बे और जो सिंध प्रांत था वो तो अलग कर दिया गया था। हाँ, तो वो भी अलग कर दिया गया था। कुछ और है जो मेरे दिमाग से स्किप हो रहा, कुछ है ऐसा। हाँ, परिषद, जो भारत सचिव की जो परिषद थी, भारत सचिव की परिषद कितने देशों में बंदे? 15 को समाप्त कर दिया गया। इन्हें बनाया कब गया था? ये भारत सचिव का जो पद था ये 1858 के दिन में तो आया था। अब इसका पद ये समाप्त कर दिया गया, मतलब परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब इसके अंदर ना कितने बंदे नियुक्त कर गए? 6। और ये 6 के 6 सलाहकार थे। सलाहकार, याद रहेगी बात? या इतना हो चुका है यहाँ तक? चलो एक आधा पॉइंट देख लो जो तुम्हारे पास हो तो, अलग हो तो। समझ बात है, जो हो तो नहीं लिख लो, फोटो खींचना नहीं, फिर आगे चलते हैं। जब ये अधिनियम भारत में बन आया, सुनो, जब अधिनियम भारत में बन आया होगा, ऐसा हो सके कोई चीज़ भारत में आ रही हो और लोग उसके विपक्ष में ना खड़े होंगे ही होंगे। सबसे पहला कमेंट जो कांग्रेस को लीड करने वाले अब जब मुख्य नेता बनते जा रहे थे धीरे धीरे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डायरेक्ट तो बोला नहीं मीडिया के सामने जाकर, मीडिया ने पूछा हाँ भारत शासन 1935 कैसा लगा आपको, उससे पूछा क्या जवाहरलाल नेहरू, तो पता क्या कहा उन्होंने? अभी मैं इस पर कोई कमेंट टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मेरे साथ फालतू बोलने की जरूरत नहीं, बोल रहा है मैं फोड़ दूँ बात ना करो अभी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है चलो हटाओ ऐसा करके आगे निकलेंगे। चलो, उन्होंने जब किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने उसके अंदर इसे कहा जो भारत शासन अधिनियम 1935 था ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये दास्ता का अधिकार पत्र। दास्ता कैसे कहते हैं बताओ? गुलामी, ये गुलामी का अधिकार पत्र, ये हम और गुलाम बनाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं आज़ादी कहाँ इसमें? ये तो आज़ादी तो है नहीं इसमें, पूरे दिन में कहीं आज़ादी की बात नहीं कर रखी। सही बात है। बस फिर हम अच्छे कमेंट तो करने थे, बुरे कमेंट करेंगे, और करने भी चाहिए थे। और एक मिनट, हटा दिया जाए, ठीक है। इस हटाने के बाद हम अब जाने वाले भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 पर, भारत का आज़ादी का रास्ता कैसे बनाएगा भारत के लिए। यह बात मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हिस्ट्री के अंदर भी और यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या क्या बात कही गई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना, बार बार मौका नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। अभी तक भारत का संविधान नहीं बनने में आ रहा, क्योंकि भारत को आज़ादी नहीं करा गया अब तक। इन्होंने कहा था 1935 के अधिनियम में कि भाई भारत के लोगों तुम अपना चुनाव करवा लेना। तो 1937 में ना चुनाव हुआ, और जब जैसे ही चुनाव हुआ, ठीक, 1937 में भारत में चुनाव हुआ, प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए, प्रांतों में चुनाव हुए, कांग्रेस को भारी भरकम वोट पड़े। अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। समझ बात है, एक तो पट्टाभी सीतारमैया थे, एक महात्मा गांधी थे। पट्टाभी सीताराम, कुछ कांग्रेस के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सुभाष चंद्र बोस भी एक इसमें इसी पार्टी में जुड़ चुके थे, इसी पार्टी में। 37 की बात बता रहा हूँ, 1937 की। अब बता रहा हूँ 1935 के बाद क्या हुआ। 1935 से लेकर 1947 तक की यात्रा 5-10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, आराम से समझ लो। तो 1937 में क्या हुआ, 1937 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद की बात चल रही थी। 1937 की बात है, 1937 में चुनाव हो चुके थे, कुछ क्षेत्रों में चुनाव लड़े गए थे, कुछ में नहीं लड़े गए थे चुनाव। तो उसमें क्या हुआ था, तो बात चल रही थी किसकी, इसका कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बड़े बड़े नेता सामने बैठे हुए थे पूरा का पूरा। अब बहुत सारे वोट थे, जनता ने भारी भरकम तरीके से वोट डाला सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में, वोट डाला। सही बात है, लेकिन दिक्कत पता क्या हुई,
पंडित जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी शुरू से ही सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करते थे, राजनीतिक मतभेद थे। क्यों? 1924 की महात्मा गांधी की मुलाकात और सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात जब हुई थी तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे। उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा था 1924 के आसपास, 1924 में आईसीएस के अंदर 4 रैंक थी, इंडियन सिविल सर्विस जिसे कहते थे, वो पहले इंग्लैंड में एग्जाम होता था, 4 रैंक आई थी, 4 रैंक बहुत बड़ी बात है। सुभाष चंद्र बोस की, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी देखना कभी जाएगा, वहाँ पता लगा उनके बारे में, यूट्यूब पर पढ़ी हुई बायोग्राफी। ऐसे महान महान जितने भी नेता ना इतिहास में जिनका बड़ा बड़ा योगदान है सबकी देखनी चाहिए, अम्बेडकर की, गांधी की, नेहरू की, सरदार पटेल की। जब भी टाइम लगेगा इसका क्या इतिहास भी मजबूत हो और अपनी जो सोच हो ना वो व्यापक हो, और ये समझ तुम्हें पूरी जिंदगी काम आएगा। जब भी टाइम लगो आराम से जाकर एक की बायोग्राफी नहीं, यूट्यूब पर जाकर इनकी मूवी देखो जाकर। मैंने मूवी देख देख कर सारा इतिहास पक्का कर रखा है, समझ बात है, मूवी देख देख कर। और दूसरा क्या है, किताबें पढ़ कर, पहले किताबें पढ़ी फिर सोचा इसका विजुअल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब आज की दुनिया में तो यूट्यूब, तो हमारे टाइम पर पहले यूट्यूब नहीं आता, तब हमने इतिहास पढ़ा, याद रखना। इतना अच्छी स्थिति में कोरोना के बाद बहुत विस्तार हुआ यूट्यूब का, बहुत विस्तार हुआ, सब चीज़ें अवेलेबल है जी। हाँ, चुनाव हुआ तो जब चुनाव हो रहा था तो कोई भी बड़ा नेता, मुख्य नेता इसके पक्ष में नहीं आया। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की गांधी की मुलाकात हुई थी, जब गांधी की मुलाकात हुई थी तो सुभाष चंद्र बोस ने पता क्या सवाल पूछा था गांधी जी से? आप मुझे ये बताओ, अब 19 असहयोग आंदोलन हो चुका था, असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन को उन्होंने एक साथ मिला लिया था। उन्होंने पूछा महात्मा गांधी था, आप ये बताओ अब आपका अगला कदम क्या होगा भारत को आज़ाद करवाने के लिए? महात्मा गांधी से सवाल पूछा है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, क्रांतिकारी नेता थे, अंग्रेजों की नाक में वहीं जाकर दम कर दिया था उन्होंने। सही बात है, अपनी खुद की सेना तैयार करके लेकर आना उस जमाने में कितनी बड़ी बात रही होगी। जब एक बार ना, ठीक, यहाँ के कुछ लोग कहते हैं ना महात्मा गांधी ने देश आज़ाद करवाया, अंग्रेजों का खुद का स्वयं का कहना ये कह रहा हम देश इसलिए छोड़ कर गए थे, ऊपर तो शाही नौसेना का विद्रोह होगा था और ऊपर से जो सिंगापुर की सेना थी वहाँ जो सुभाष चंद्र बोस ने फौज लगाई थी वह बर्मा की तरफ से लड़ना स्टार्ट कर रखे थे और हम चारों तरफ से घिर चुके थे। हमने उस डर और खौफ की वजह से तुम्हारा देश छोड़ डाला। ये बात 1950 के बाद बताई जाती है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, मजाक नहीं कर रहे, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, किताब में पढ़ा था मैंने। महात्मा गांधी के खौफ से हमने डर नहीं छोड़ा, जो खौफ था डर था उनसे देश नहीं छोड़ा था। सुभाष चंद्र बोस ने जो सेना बनाई थी वो हमारे अंदर खौफ पैदा कर दिया था, इसलिए तुम्हारा देश हमें छोड़ना पड़ा था। याद रहेगी बात ये? ठीक, अभी बता रहा हूँ। हाँ, तो महात्मा गांधी ने पूछा कि बताओ आपका अगला कदम क्या होगा सुभाष चंद्र बोस ने 1924 में, तो महात्मा गांधी मौन हो गए। अब मौन हो गए, भाई इतना बड़ा मुख्य नेता इतनी बड़ी जनता को एक साथ लेके चल रहा, उसे यूँ नहीं पता आगे देश को आज़ाद करवाने के लिए तुम्हारी रणनीति क्या होगी। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं आती, तब से उनके बीच में हमेशा दोनों की दूरियाँ, दोनों के बीच में दोनों नेता कभी भी एक साथ एक पंच पर कभी नहीं दिखाई दिए 1937 तक पहले। और जब चुनाव चल रहे थे ना, चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव चल रहे थे तो वहाँ काफ़ी सारी जनता ने जो बैठे थे सामने मेंबर सदस्य, उन्होंने सबने वोट डालकर इनके पक्ष में वोट डाला था सुभाष चंद्र बोस के। इन मतलब कोई भी उठकर इनके साथ नहीं आया था, ना तो पंडित नेहरू आए, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, कोई भी व्यक्ति इनके साथ नहीं आया। तो बाद में जाकर इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? और फिर बाद में जाकर इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, बालकन करके ऐसी एक पार्टी बनाई थी इन्होंने खुद की। फिर इन्होंने फैसला लिया था कि अब मैं देश छोड़ रहा हूँ, और देश छोड़ने के लिए बुरखे का भेष बदल कर तब ये बाहर गए थे, गोवा के रास्ते पास करते हुए और दूसरे देश पहुँच गए थे। वहाँ गए हैं, इन्होंने सोचा अपने देश को आज़ाद करवाने का एक ही तरीका, बाहर जाकर सेना बनाई जा, उस सेना को फिर बनाकर जितने बाहर लोग इकट्ठे रह रहे हैं और जो भारत का प्रेम करते हैं, भारत के लोग ना बहुत सारे इकट्ठा कर वहाँ सेना बनाई जा, उस सेना का आक्रमण यहाँ करा जा। हिटलर के पास गए, सही बात है, उसने कहा हिटलर से मुझे मिला, सीधा डायरेक्ट हिटलर से नहीं, उसने कहा नहीं मिल सकते। हिटलर का एक दाहिना हाथ का व्यक्ति था, उसने कहा मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ, साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ सेना नहीं बना सकते तुम। जापान गए, जापान तो सिंगापुर आए, सिंगापुर में जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के फिर अध्यक्ष रहे हैं पूरे पूरे, और वहाँ उन्होंने लीड नेतागिरी करनी स्टार्ट करी और धीरे धीरे उस सेना को लेकर आए। 1945 तक यहाँ ले उतार चुके थे वह सेना, अंडमान निकोबार में और म्यांमार में उस सेना को। और 1947 में तो हम आज़ादी हो जाते। भारत में कुछ और चल रहा था, पहली तरफ से देख लो क्या क्या चल रहा था, इतनी सारी घटनाएं एक साथ चल रही थी। यह सुभाष चंद्र बोस की छोटी सी कहानी मैंने डिस्कस कर दी। अगर उनका डिस्कस ना करता ना तो आज इस क्लास में उनके साथ अन्याय हो जाता। समझ की बात है, सम्मान करना चाहिए ना इतने बड़े क्रांतिकारी नेता का भी। चलो, ये तो सुभाष चंद्र बोस की कहानी, टाइम लगाकर सुभाष चंद्र बोस की कहानी भी देखना, जरूर देखना चाहिए। देखो तीन चार पाँच नेताओं के बारे में तुम पक्का पढ़ना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जरूर पूरी बायोग्राफी देखनी, उनकी पूरी पिक्चर देखनी, टाइम लगाकर थोड़ी थोड़ी करके देखो, लेकिन देखो जरूर।
सही बात है, नहीं तो पूरी जीवन काम आ गई, पूरी जीवन, और दूसरों को बता भी सकोगे। अंबेडकर की पूरी बायोग्राफी देखना, मिस मत करना बिल्कुल भी, पूरी देखना बैठकर कभी भी। सुबह भगत सिंह की पूरी पूरी बायोग्राफी देखना, पूरा इतिहास समझ में आएगा जितना मैं बोल रहा तुम्हें, समझ बात है। उसके बाद तुम्हें देखना गांधी जी की पूरी बायोग्राफी देखना, पूरी मूवी देखना उनकी जो उनके ऊपर बनी है, समझ बात है। सुभाष चंद्र बोस की पूरी, अंबेडकर की पूरी, गांधी जी की, भगत सिंह की, इनकी सबकी स्टोरी देखना, सरदार पटेल की भी, याद रहेगी बात यार। तो समझो तुम्हारा पूरा इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास तुम्हारे कब्जे में होगा, ऐसा करके इतिहास को पक्का करा था। देखना है तो पढ़ाई भी करनी, तो पढ़ाई करनी तो वहीं कर लो ना। समझे? 1939 में ना दूसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, अंग्रेजी सरकार के पास सैनिकों की कमी पड़नी स्टार्ट हो चुकी। अब जब सैनिक नहीं आते 1939 में, तो उन्हें चाहिए थे सैनिक, और जब सैनिक चाहिए थे तो महात्मा गांधी के कांग्रेस तो आग्रह करा, एक काम करो यार हमारा साथ दे दो इस बार, जैसे तुमने 1914 से लेकर 1918 वाले प्रथम विश्व युद्ध में दिया था। उसने कहा अंग्रेज भारत सरकार को तो झटका लग रहा, भारत के लोगों को तो झटका लग रखा था पहले, साफ मना कर दिया, हम नहीं तुम्हारा साथ देने वाले, एक शर्त पर साथ दे सका, चलो हमारा आज़ाद कर दो, हमारा देश छोड़कर भाग जाओ। तो पता क्या हुआ 1940 में, 1939 में तो विश्व युद्ध शुरू हो चुका, पूरी दुनिया आपस में लड़ रही, इन्हें सैनिक चाहिए इंग्लैंड वालों को। अब मजबूरी बन चुकी, और मजबूरी कैसी बन चुकी है ये भी समझ लो। 1940 में अंग्रेजी सरकार एक प्रपोजल लेकर आई, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जिसे जानते हैं, 1940 में लेकर आई, अगस्त के महीने में लेकर आई, अगस्त प्रस्ताव कहते हैं उसे। भारत के लोगों ने क्या कहा, यार हम अपना संविधान बनाना, क्या बनाना, संविधान। तो उन्होंने कहा चलो अपना संविधान बना लेना, संविधान बना लेना, ठीक है। उसमें अधिकांश लोग भारतीय होंगे, संविधान सभा बनाई जा रही है यहाँ से, हम संविधान बनाएंगे, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग संविधान बनाएंगे ना। तो पता क्या कहा, उसमें ज़्यादातर लोग तो भारतीय होंगे, अगर 100 बंदे बैठे हैं ना, 70 तो चलो भारतीय होंगे, 30 अंग्रेज बैठ जाएंगे। अब भारत के लोगों का कांग्रेस की जो कांग्रेस थे उनका मूड खराब, पता क्या कहा, बात साफ ऐसी, अपने की अगस्त प्रस्ताव उठाओ और निकलो इनका कम बजाय। जब हम अपना संविधान बनाएंगे ना तो सारे के सारे भारतीय बैठेंगे। ये क्या मतलब, अधिकांश भारतीय हो जाएंगे, क्यों जाएंगे भारतीय। अब अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया कांग्रेस की सरकार ने, सबने अलग अलग कमेंट करे इस पर, किसी ने कहा तो सड़ा गला, किसी ने कहा तो ये तो ऐसा करके सबने अलग अलग कमेंट करे इस पर। अगस्त प्रस्ताव के बाद पता क्या आया, फिर आया क्रिप्स प्रस्ताव। उन्होंने सोचा, पता क्या सोचा अंग्रेजों ने, यार ये भारत के लोग मानने के नहीं, और हम तो सैनिक चाहिए, तो किसी न किसी तरह इन्हें रिझाने के लिए क्या करेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए मार्च 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा एक काम करो भारत के लोगों हमारा साथ दे दो यार तुम प्लीज़, हमें सैनिकों की जरूरत पड़ रही। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है दे देंगे, जाओ हम हमारा संविधान बनाने की परमिशन दे दो। उन्होंने कहा चलो अपना संविधान तुम बना लेना, जो बात हो बता रहा, तुम अपना संविधान बना लेना ठीक, लेकिन तुम हम आज़ादी चाह रही, तुम हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाएगा और हम जीत जाएंगे तब आज़ाद कर देंगे। इतनी बात थी बस, चलो इतना तक तो सही था कि हाँ हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, यहाँ तो दिक्कत। जब उन्होंने कहा युद्ध खत्म होने के बाद आज़ाद कर देंगे तुम, एक काम करो ये प्रस्ताव किस प्रस्ताव उठाओ, निकलो तक हम जाकर। 1942 में महात्मा गांधी का खून ही भूख गया, कह रहा यार क्या बीमारी है। मैं 19 महात्मा गांधी पता क्या करे, यार मैं 1915 से आया हुआ, 1915 से लेकर 1942 आएगा, बुढ़ापा आएगा मेरे अंदर, मैं कभी जवान नहीं आया था यहाँ से, ये मैंने देश छोड़ गए नहीं भाग रहे, बुढ़ापा ही गया होगा यार 15 से लेकर 15 में आए थे नहीं, 15 में तो आए होंगे ऐसा, और अब ऐसा कर ओ भाई देश छोड़ रहे नहीं, ऐसा करके हो ही गई उम्र हो जा। बाद में जाकर महात्मा गांधी ने बड़े बड़े नेताओं, महात्मा गांधी ने एक मीटिंग करी कांग्रेस की जब मीटिंग करी महात्मा गांधी ने भाषण में, महात्मा गांधी गुस्सा आया होगा, और जब गुस्सा जाए इंसानों को पता क्या कहा जनता को, भारत के अंग्रेजों का, भारत के लोगों ये अंग्रेजों ये बता दो तुम मेरा देश कब छोड़ रहे हो, ठीक। भारत के लोगों को कहा या तो करो या मरो। आज तक महात्मा गांधी के किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं हुई थी, भारत के लोगों ने पता सोचा, अच्छा महात्मा गांधी जी को मारने की बात कर रहे हैं, अच्छा हिंसा नहीं हुई थी किसी में, लाठी डंडे ठाए महात्मा गांधी तो बोल के चले गए, लोगों के दिमाग में सही जगह बैठ चुका अच्छी तरह, अच्छा मार पिटाई की बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ, देश में जो पंगे हुए, 1,42,000 लोगों की हत्या हुई, सरकारी आंकड़ा 1,42,000, कितने मारे गए, धड़ 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 धड़। अंग्रेज जहां भी दिखता ना, कोई भी अंग्रेज दिख गया पता लग गया ना, इसके वाले बुरे बुरे, जाओ भारत कहीं से वाले बुरे बुरे विलेज करवा गया, उसे भी जिंदा जला दिया। क्यों पूछे क्या, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, क्या तुम आजाद करो नहीं तो मरो, क्या तुम आजाद करो या मरो, कोई भी दिखा, कोई भी रीच करवा गया ना, सब मुझे जला दिया अंग्रेज। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। फिर महात्मा गांधी रोकते तो रोकते कैसे, अब अंग्रेजों के हाथ पैर फूल गए, यार ये क्या हो रहा है देश के अंदर। ताकत थी महात्मा गांधी के शब्द में, वजन था, जनता उनके पीछे चलती थी, साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे,
उनकी बात में वो जनता जो बोल दिया ना, जनता वही करती थी पूरी पूरी। समझ बात है, लोगों को इसी व्यक्ति में विश्वास था, यही है वो बंदा, यही वो पीस है जो देश को आजाद करवा सके। महात्मा गांधी ने सोचा ये मैंने क्या बोल दिया। अखबार में अगले दिन खबर छपी, क्या करो या मरो, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों को सोचा यार महात्मा गांधी भी ऐसी बात कर रहे हैं। अब अलग अलग संदेश गया, पढ़ा सब ना, भाई साहब जो उड़दंग मचा, बड़े बड़े थाने थे ना, बड़े बड़े थाने थे। एक राइटर लिखता, साम्राज्यवादी इतिहासकार, यूं कह रहा था, मैं अकेला सैनिक था, उन्होंने किताब लिखी, मैं अकेला सैनिक था जो हमारे पूरे 40 लोगों के थाने में तो बचा था, तो मैंने वहाँ की घटनाओं को, अपनी अंक को तो खुद ही रिझाया था और मैं पीछे बैठकर कोने में छिपा हुआ था। किताब लिखी थी उन्होंने। जब तुम मार्केट में, जब स्टेशन पर जाओ ना, तो वहाँ नाम तो कोई किताब निकाल ले करो, स्वतंत्र संग्राम की, इतिहास की, तो वहाँ तो निकाल ली, तो वहाँ इन किताबों पढ़ने का मौका मिला। 2040 के 40 लोगों को जिंदा जलाया था अंग्रेजों को। और ये सूचना कभी बाहर नहीं आवती, 40 के 40 लोगों को जिंदा ही जला दिया था। समझ बात है, मगर अकेला सैनिक में बजा था समझा। और ऐसी ऐसी घटना पूरे भारत के अंदर आम थी, इतने लोग मारे गए थे, भारत के लोग भी मारे गए थे, गोली से भून दिए गए थे। अब महात्मा गांधी रोकते तो रोकते कैसे समझाऊ, उन्होंने पता क्या करा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस के बड़े जितने भी नेता थे सबको उठाकर अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी रोको तो रोको कैसा, अब महात्मा गांधी के पास एक ही तरीका था रोकने का, भूख कर रहा आमरण अनशन। तो भूख कराना स्टार्ट कर दिया। फिर जो जितने बड़े बड़े नेता देश के अंदर, बड़े बड़े नेता थे हिंसा को रोकने के लिए, अंग्रेजों ने कहा ठीक हम गोली चलाने के, अंग्रेज भी तो गोली चला रहे थे ना, गोली तो भून भून कर मारे थे। उन्होंने सोचा बेटे अगर ये मर गया तो और पंगे होंगे, अंग्रेजों ने सोचा ये मर गया ना महात्मा गांधी, ये मुख्य नेता ये गई तो और पंगे होंगे देश में। तो महात्मा गांधी ने जब भूख कराना स्टार्ट किया, उपवास रख लिया। उसी दौरान उनकी माता की मृत्यु होगी। मोटरी बाल्टी देख बैठी पानी भरने वाली है। उसी दौरान उनकी माता की मृत्यु होगी। जब माता की मृत्यु होगी ना, फिर उन्होंने एक कविता लिखी थी, मेरे याद नहीं आ रहा है क्या, कस्तूरबा गांधी था उनकी, क्या नाम था उनकी माता का नाम, मैं भूल रहा हूँ। हाँ एक नाम था उनकी माता का नाम, ऐसे करके गांधी लगा था उनका नाम, यशोदा का पत्नी की मृत्यु हुई थी, माता की मृत्यु हुई थी, पत्नी की माता की मृत्यु हुई थी दोनों में। उन्होंने एक कविता लिखी थी, बहुत अच्छी, हमने पढ़ी थी, सुन लो पहले। उसके बाद क्या हुआ, 42 के बाद हुआ कुछ ऐसी घटना घटी, क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव में यो कहा गया था भारत का संविधान बना सको, लेकिन हम तुम्हें आजाद करेंगे आजादी के बाद। वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पता क्या कमेंट करा, कह रहा है यो ऐसा चेक है जिसकी डेट जा चुकी। क्रिप्स प्रस्ताव को ये ऐसा चेक है जिसे भुनाया नहीं जा सकता। अलग अलग कमेंट करो जो चीज आवती। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है। 1945 में सुनो, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है। 1945 में दो बड़ी घटना घटी। एक तो बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया हमारे पास यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी है, ये बहुत बड़ी संस्था। उसने कहा गया कि दुनिया में जितने भी लोग थे ना, ये आपस में बहुत लड़ लिया यार, अब सारे लोग उठाकर आ जाओ, एक ही मंच पर बैठ जाओ। यूएनओ बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ बनाया गया। बहुत जरूरी था शांति स्थापित करना। इंग्लैंड के अंदर चुनाव होगा उस टाइम पर, इंग्लैंड के अंदर चुनाव होगा। वहां दो पार्टी थी, एक तो लेबर पार्टी थी और एक हमारे पास था, एक तो लेबर पार्टी थी, एक विंसेंट चर्चिल की पार्टी थी, एक तो क्लाइमेट एटली की पार्टी थी, क्लाइमेट एटली की पार्टी थी, एक विंसेंट चर्चिल की पार्टी थी। चर्चिल प्रधानमंत्री था इस टाइम पर, तो चर्चिल की पार्टी थी और क्लाइमेट एटली की पार्टी थी। क्लाइमेट एटली जब चुनाव हो तो नेता लंबे लंबे वादे कर, चर्चिल को लोग पहले पसंद नहीं करते थे भारत में। चर्चिल ने उल्टे सीधे कमेंट करता था। जो चर्चिल था प्रधानमंत्री था, उल्टे सीधे कमेंट करता था भारत के लोगों को, इनके बस की संविधान बनाना, ये बनाएंगे संविधान, आई तो तन पर कुछ हुआ नहीं, ये लेके आ रहे हैं नेहरू रिपोर्ट, ये वो फलाना टीम का, वो तो उल्टे सीधे कमेंट करता, भारत को पसंद नहीं करता था। क्लाइमेट एटली उसे चुनाव जीतना था इंग्लैंड के अंदर। सही बात, उसने पता क्या कहा, क्योंकि इंग्लैंड बहुत सारे लोग भारत के वहां भी रहते, तो जो रहते वे तो क्लाइमेट एटली को वोट देंगे ना। उसने कहा मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा। तो जितने सारे लोग थे सारे भारत के वहाँ से इंग्लैंड में जा चुके थे बहुत सारे लोग, तो उन्होंने सोचा ठीक है हम तुझे वोट डाल देंगे, जा तुम्हारे वहाँ के लोगों को आज़ाद कर दें, हम तुझे वोट डाल देंगे। हुआ ऐसा ही, क्लाइमेट एटली की पार्टी जीत गई। 1945 में चुनाव हुआ, उनकी पार्टी जीत गई। उसने क्या करा, भारत के अंदर 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन जो भेजा ना, उसमें बहुत सारे लोगों को भेजा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। जब 1946 में आया, उसने पहले कह दिया था मैं भारत को पक्का आज़ाद कर दूंगा। अब जो कैबिनेट मिशन भेजा है उसमें क्या बात लिखी हुई थी, इसमें कहा था भारत के लोग अपना खुद का संविधान बना सकते हैं और उसमें एक भी व्यक्ति
अंग्रेजी नहीं होने का, और आराम से बड़े प्यार के साथ तुम हम स्वतंत्रता दे देंगे। यहाँ राहत मिली हमें, और भारत के लोगों ने मिलकर एक संविधान सभा बनाई, और संविधान सभा मिलकर कोने कोने तो जो भारत के लोग, कोने कोने तो भारत के लोग आए, बड़े बड़े लिखे लोग, देसी रियासतों तो राजा आए भारत की समस्या को बताने के लिए। संविधान सभा दिल्ली में आकर बैठे हैं, और बैठ कर ना कम से कम 380 में 300 पौने 400 के आसपास बंदे, पौने 400 के आसपास 380 के आसपास मेंबर आ चुके। संविधान सभा के अंदर सब अपनी अपनी समस्या लेकर आए। एक ड्राफ्ट कमेटी बनी संविधान बनाने के लिए, पूरी की पूरी कमेटी बनी, तैयार हुई। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का निर्माण करा गया। संविधान सभा बनाएंगे। संविधान सभा एक प्रकार की ऐसी सभा, ऐसे बंदे बैठते थे उसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें यहाँ को लेकर आया गया, उन्हें जानकारी थी, अपनी समस्या लेकर आते थे। सारे लोग नहीं आने के, सारे चुन चुन कर भेजा गया, वो बताएंगे कैसा, जब कल को संविधान सभा पढ़ाएंगे। यहाँ आए, एक पूरी इसके अंदर ड्राफ्ट कमेटी बनी, पढ़े लिखे लोगों की कमेटी बनी पूरी की पूरी, ठीक। उस कमेटी का एक ही काम था, क्या काम था? ड्राफ्ट कमेटी के अंदर जो अध्यक्ष था, 7 बंदों की कमेटी थी, 7 बंदों की कमेटी थी। उसके जो अध्यक्ष थे अम्बेडकर को बनाया गया। 7 बंदे थे। इन्होंने कहा तुम ड्राफ्ट कच्चा खाका तैयार करो, संविधान कैसे बनेगा, उसमें तो कोई चीज़ काटनी होगी ना, तो भारत के लोगों की जो समस्या होगी सुन तुम। एक एक बात को जो लिखते थे ना अम्बेडकर, उस बात को जवाब देते थे। यह बात मैंने इसलिए लिखी, यूँ नहीं है कि उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया। वे तो चाहते तो सीधा उन्होंने कहते हैं चलो दलितों का एक प्रधानमंत्री रहेगा, ये बात लिख दी, दलितों का एक प्रधानमंत्री रहेगा, ऐसे लिखा उन्होंने, लिखा तो नहीं ना। इतना बड़ा व्यक्ति, इतने सालों तक जिस जाति का शोषण हुआ, बाद में जाकर बदला नहीं लिखा, बदला तो नहीं लिया ना, नु कह रहा बस समानता दे दो। 14 से लेकर 18 तक नु कह रहा ना, तुम मुझे बराबर में लाकर खड़ा कर दो, हम एक साथ ही दौड़ेंगे तुम्हारे साथ। समझ बात है? आज तक तुमने हमें समानता नहीं दी, समानता दी, समानता का अधिकार, इसे कहवा नैतिकता। कलम तो उसी के हाथ में थी, जो चाहते हो लिख देते। समझ बात है? ठीक। तो संविधान सभा में इस बात पर बात करेंगे। मैंने संविधान सभा की पूरी बहस पढ़ रखी, सही बात है, बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें। पढ़ने का शौकीन होना चाहिए बंदा। बात समझ में आई? तब जाकर हमारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ, फिर संविधान सभा बनी। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन तक उसमें बहस चलती रही। कई सारी संविधान सभा की बैठकें हुई, उसमें डिबेट चलती थी, बहस चलती थी, लोग अपनी समस्या बताते थे। अम्बेडकर कोई बात लिख देते थे, लोग उसको कटवाते थे, लोग कहते ये लिख दो, हाँ ये काट के लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो। आज फिर उसके बाद जो बन चुका, 2-3 साल लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन बनकर तैयार हो चुका, वो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वो लागू, जो उसमें बातें लिखी हुई थी, वो सारी बातें हम पढ़ा, वही भारत का संविधान है, वही हमें फिर कंटिन्यू करना आपका। सही बात। कैसे तैयार यात्रा हुई, बात समझ में आई है? पूरी पूरी यात्रा, यही सब चीज़ें नोट्स में लिखी हुई। कोई प्रॉब्लम? 19 पे भारत स्वाधीनता अधिनियम आया 1947 का, उसमें साफ साफ क्या कहता है, पाकिस्तान बनकर रहेगा। अब 2 राज्य बनेंगे, 2 स्टेट बनेंगे हमारे पास, पाकिस्तान को अलग कर देंगे, मुस्लिमों का देश होगा, ये हमारे पास हिंदुस्तान होगा, ये मतलब इनका देश होगा। मुस्लिमों को, देसी रियासतों को छूट दी गई, जो व्यक्ति इधर जाना चाहता है इधर चले जाओ, जो व्यक्ति इधर जाना चाहता है इधर चले जाओ। कुछ व्यक्ति बेचारे इधर ही रह गए, जो तमिलनाडु में था, वो कैसे जाता है इतने दिन तक वहाँ से, पैदल जाने का रास्ता था, कैसे जाता था वहाँ से, वो लाहौर पार कर गई, पूरा का पूरा बॉर्डर पार कर, इसलिए कुछ मुस्लिम यहीं रह गए थे। सही बात, कुछ मुस्लिम यहीं रह गए थे, छूट दी गई थी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम में कि हम भारत को ना 15 अगस्त को आज़ाद कर देंगे, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद कर देंगे। उनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए 14 तारीख को, हमारा मनाया जाए 15 तारीख को। समझ आई बात है? तो मुस्लिमों को छूट दी गई थी, तुम इधर चले जाओ, हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई है। सही बात है? और जो लड़ाई उसके बाद लकीर खींची थी ना, फिर वहाँ सैनिक खड़े कर दिए गए, इधर अंग्रेजी सैनिक, तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ। अब एक दिन का समय दिया गया, अब लोग जा तो जा किस तरह? सही बात है, जाने को प्रॉपर मात्रा में टाइम तो देते, कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग इधर रह गए। इसी के चक्कर में लव स्टोरी जो तुम बैठ कर टीवी में देखो, भी बननी और क्या बननी, देखते नहीं, लव स्टोरी बनती है, मूवी बनती है इनके ऊपर ही, कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग इधर रह गए। याद रही ये बात है? ये मैंने पूरा समझा रखा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, ये पूरी कहानी थी। ऐसे करके पूरा भारत का संविधान तैयार होगा। कल की क्लास में पता क्या पढ़ चुके होंगे, जिससे सारा नोट्स में लिखा हुआ ना, सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है? कल की क्लास में पता क्या पढ़ चुके होंगे, कल की क्लास में इसके अंदर मेन से क्वेश्चन भी लिखे हुए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या है, ये सब लिखा रखा है मैंने। अगस्त प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखिए, ये पीसीएस में क्वेश्चन आते थे, किस प्रस्ताव को समझाइए, कैबिनेट मिशन योजना क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 5 विशेषताएं लिखिए, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की रियासतों के एकीकरण पर टिप्पणी लिखिए, रियासतों का एकीकरण कैसे करा वो भी पढ़ लिया इसमें ही। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये लिखा है नहीं पूरा। संविधान के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए, भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान की तुलना कीजिए, संविधान क्या है, संघात्मक संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, 50-50 शब्दों में रखे। पीसीएस बताए क्वेश्चन ये कल को हम पढ़ेंगे। संविधान सभा, संविधान का निर्माण क्या होगा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ेंगे हम। यस और नो? बात समझ में आई है? ऐसे करके हमारा पूरा सेक्शन खत्म हुआ। सुन लो, कौन सा चैप्टर खत्म हुआ हमारा?
भारत के संविधान का, सुन लो, संवैधानिक विकास खत्म हुआ हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट खत्म हुआ हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक विकास। कैसे संविधान तक की यात्रा थी, ये कल को तुम्हें पूरा पढ़ना बैठ के, जितना मैंने नोट्स में बताया पूरा का पूरा, और नोट्स में सब लिखा हुआ, ये सुन लो, किसी किताब से पढ़ो, नोट्स से पढ़ लो। आज मैंने तुम्हें 5-6 व्यक्तियों के नाम बताए, सुन लो, 5-6 व्यक्तियों के नाम बताए जिनकी तुम्हें मूवी देखनी चाहिए। जब भी टाइम लगाओ तो एक हफ्ते में तुम समझो इनकी मूवी तुम हटा देनी साइड में, बार बार इनसे सीखने को मिलेगा तुम्हें। ठीक, अब हम चलेंगे संविधान सभा का निर्माण पर, वो हम कल की क्लास में संविधान सभा का निर्माण समझेंगे, संविधान का निर्माण समझेंगे कैसे हुआ। ठीक है, इतने सवाल पूछे जाते हैं वहाँ से।